एक औरत कोर कमांडर बनेगी? वाह, क्या चापलूसी की है। एक्स्ट वज्र इन्फेंट्री डिवीजन के कमांडर मेजर जनरल विक्रम राणा अपने ऑफिस के सोफे पर अहंकार से पैर पर पैर रखकर बैठे खिलखिला रहे थे। उनके सामने अच्छी तरह से इस्त्री की हुई लड़ाकू वर्दी के बजाय गोल्फ के सामान की एक कैटलॉग खुली हुई थी। खिड़की के बाहर झेलम नदी की धारा शांति से बह रही थी, लेकिन डिवीजन कमांडर के ऑफिस की हवा एक सड़े हुए पोखर की तरह स्थिर और बदबूदार थी। सर, फिर भी वो हमारी कोर कमांडर हैं। उनके आने की तैयारी हमें ठीक से करनी होगी, उनके सहायक ने घबराई हुई आवाज में कहा। लेकिन विक्रम राणा ने हाथ हिलाकर उसे चुप करा दिया। अरे मेजर शर्मा, तुम्हारी यही समस्या है, तुम में लचीलापन नहीं है। वो पैरा एसएफ से है तो क्या हुआ, है तो आखिर में एक औरत ही। अगर ज्यादा सख्ती दिखाए तो थोड़ी तारीफ कर देना, बढ़िया खाना खिलाकर भेज देना, बस बात खत्म। समझिए मेरी बात। विक्रम राणा एक शक्तिशाली राजनीतिक परिवार से होने के कारण ही इस पद तक पहुंचे थे। उनके लिए सेना देश की रक्षा करने की जगह नहीं, बल्कि अपना अधिकार दिखाने और अधीनस्थों पर हुक्म चलाने का एक खेल का मैदान थी। सीमा पर यूनिट का अनुशासन टूट रहा है, ऐसी रिपोर्टें लगातार आ रही थीं, लेकिन उन्हें कोई परवाह नहीं थी। वह केवल अपनी सुख सुविधाओं में लगे रहते थे। वैसे आज दोपहर के खाने में क्या है? पिछली बार की तरह वो सस्ता सा पैक्ड खाना आया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मेरा स्वाद तो जानते हो ना? जी सर, पास के एक मशहूर रेस्टोरेंट से खास मंगवाया है। हाँ, ऐसा ही होना चाहिए। और हाँ, जवानों के बैरक की सफाई फिर से देख लो, अगर एक भी धूल का कण मिला तो तुम जिम्मेदार होगे। विक्रम राणा ने अपने सहायक को एक नौकर की तरह भगा दिया और फिर से कैटलॉग में खो गए। थोड़ी देर बाद बाहर से एक जोरदार हेलीकॉप्टर की आवाज आई। वह तय समय से पहले पहुंच गई थीं। अरे, इतनी जल्दी आ गई? बड़ी जल्दबाज है। विक्रम राणा ने अनिच्छा से उठकर अपनी लड़ाकू जैकेट पहनी। बटन ठीक से बंद नहीं हुए थे और उनका पेट बाहर झांक रहा था, लेकिन उन्होंने परवाह नहीं की। आईने में देखकर उन्होंने अपने बाल संवारे और एक बनावटी मुस्कान चेहरे पर ले आए। परेड ग्राउंड पर धूल उड़ाता हुआ आर्मी एविएशन कोर का एक हेलीकॉप्टर उतर रहा था। प्रोपेलर रुके और दरवाजा खुला तो एक तेज आंखों वाली महिला बाहर निकली। वह थीं भारतीय सेना की सबसे कम उम्र की लेफ्टिनेंट जनरल रागिनी सिंह राठौर, नई कोर कमांडर। उनकी वर्दी पर एक भी शिकन नहीं थी और उनकी बैरेट के नीचे से झोंकती आंखें सर्दियों की सुबह की तरह ठंडी और पैनी थीं। विक्रम राणा ने धीरे धीरे चलकर एक बेढंगा सैल्यूट किया। जय हिंद मैडम, इतनी दूर से आने में बहुत कष्ट हुआ होगा, पहले बता देती तो हम और अच्छी तैयारी करते। उसकी आवाज में सम्मान का लेश मात्र भी नहीं था, बल्कि एक घमंड था, जैसे वह अपने से बड़े अधिकारी को सिखा रहा हो। रागिनी ने विक्रम राणा की अस्त व्यस्त वर्दी और ढीठे रवैये को एक नजर में भांप लिया। उनकी आंखें सिकुड़ गईं। जय हिंद जनरल, एक कोर कमांडर के दौरे पर आपकी वर्दी का यह हाल है। रागिनी की आवाज गहरी और दृढ़ थी, जैसे चट्टान से टकराती लहरें। विक्रम राणा चौंक गए, लेकिन फिर चालाकी से मुस्कुराते हुए बोले, माफ कीजिएगा मैडम, बस जल्दी में थोड़ी गलती हो गई। आप तो जानती हैं सीमा पर यूनिट कितनी व्यस्त रहती है। चलिए चलिए, यहाँ क्यों खड़ी हैं, अंदर चलते हैं, चाय पीते हुए बात करेंगे। विक्रम राणा ने रागिनी की बात को नजरअंदाज किया और आगे आगे चलने लगे। रागिनी उनके पीछे चलते हुए यूनिट के हर कोने को अपनी तेज नजरों से देख रही थीं। परेड ग्राउंड के कोने में जंगली घास उगी हुई थी। संतरी की आंखों में नींद थी। गुजरते हुए सैनिकों के चेहरों पर कोई चमक नहीं थी और दूसरे अधिकारी विक्रम राणा के डर से चुपचाप थे। यह सेना नहीं है, यह विक्रम राणा की निजी रियासत है, रागिनी ने मन ही मन सोचा। उन्होंने पैरा एसएफ में रहते हुए अनगिनत ऑपरेशन किए थे। वह सिर्फ आंखें देखकर बता सकती थीं कि सामने वाला इंसान कैसा है और यूनिट की हालत क्या है। वज्र डिवीजन बाहर से ठीक दिख सकती थी, लेकिन अंदर से वह पूरी तरह खोखली हो चुकी थी। डिवीजन कमांडर के ऑफिस में घुसते ही विक्रम राणा मुख्य कुर्सी पर धम से बैठ गए, जबकि रागिनी अभी खड़ी ही थीं। मैडम, आजकल सेना का हाल बहुत बुरा है। जवान बात नहीं सुनते, ऊपर से अधिकारी दबाव डालते हैं और हम जैसे कमांडर बीच में पिसते रहते हैं। हाँ हाँ, विक्रम राणा ने मेज पर रखे महंगे ड्राई फ्रूट्स मुंह में डालते हुए शिकायत की। रागिनी बैठी नहीं, बल्कि दीवार पर लगे ऑपरेशनल मैप को घूरने लगी।
ऑपरेशन की योजनाएं अधूरी थीं और ज्यादातर ट्रेनिंग या तो रद्द कर दी गई थीं या छोटी कर दी गई थीं। जनरल राणा, पिछले महीने की फील्ड ट्रेनिंग आपने खराब मौसम का बहाना बनाकर रद्द कर दी थी। मैंने उस दिन के मौसम विभाग के रिकॉर्ड देखे हैं। बारिश 5 मिमी से भी कम थी। जरा समझाइए, रागिनी ने पीछे से ठंडी आवाज में पूछा। विक्रम राणा ने मुंह में भरा काजू निगला और घबरा गए। वो थोड़ी बारिश थी और जवान बीमार पड़ जाते तो हमारी लड़ने की क्षमता कम हो जाती। आजकल के जवान बहुत नाजुक हैं, जरा सी मुश्किल में शिकायतें आने लगती हैं। मैंने तो जवानों की भलाई के लिए ही ऐसा किया। जवानों की भलाई। रागिनी धीरे से मुड़ी और विक्रम राणा को घूरने लगी। उनकी आंखों में एक ठंडी आग जल रही थी। मैंने आते हुए जिन जवानों को देखा, उनके जूते कीचड़ से सने थे और बैरक की खिड़कियां टूटी हुई थीं। मेज के पीछे कचरे का ढेर लगा था और बदबू फैल रही थी। अगर तुम सच में जवानों की परवाह करते तो गोल्फ कैटलॉग देखने के बजाय एक बार अपनी यूनिट का चक्कर लगाते। विक्रम राणा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। एक औरत, और वह भी उनसे उम्र में छोटी, उन्हें सिखा रही थी। यह उनके स्वाभिमान पर चोट थी। मैडम, आप कुछ ज्यादा ही बोल रही हैं। मैं भी अपना काम कर रहा हूं और यह मेरी यूनिट है। इसे कैसे चलाना है यह मैं देख लूंगा। विक्रम राणा ने खुलेआम अपनी नाराजगी दिखाई। रागिनी के चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला। उन्होंने अपनी डायरी निकाली और कुछ लिखने लगीं। हाँ, यह तुम्हारी यूनिट है, लेकिन यह भारतीय सेना की भी यूनिट है। आज से तुम्हारा यह देख लूंगा वाला तरीका मैं एक एक करके देखूंगी। रागिनी ने डायरी बंद की और सीधे विक्रम राणा को देखा। तैयार हो जाओ, कल सुबह से पूरी यूनिट का औचक निरीक्षण शुरू होगा। कोई अपवाद नहीं होगा। विक्रम राणा का मुंह खुला का खुला रह गया। बिना किसी सूचना के निरीक्षण, और वह भी पैरा एसएएफ से आई एक सख्त कोर कमांडर खुद करेंगी? उनकी पीठ पर ठंडा पसीना बहने लगा, लेकिन उन्होंने शांत रहने का नाटक किया। अचानक निरीक्षण? समय बहुत कम है। क्या जंग बताकर आती है? तुम्हारे कहे अनुसार अगर तुमने सब ठीक से किया है तो डरने की क्या बात है? रागिनी ने संक्षिप्त उत्तर दिया और बिना पीछे मुड़े ऑफिस से निकल गईं। दरवाजा बंद होते ही विक्रम राणा ने मेज पर मुक्का मारा और चिल्लाए, धत तेरे की, किस्मत भी खराब है। अरे, सारे स्टाफ ऑफिसर्स को बुलाओ अभी। ऑफिस के बाहर कॉरिडोर में चलती हुई रागिनी के कदम दृढ़ थे। उनके पीछे उनका सहायक कैप्टन शर्मा सावधानी से चल रहा था। विक्रम राणा तो उम्मीद से ज्यादा सड़ा हुआ है। इसे जड़ से उखाड़ना होगा। रागिनी ने धीरे से कहा, मैडम, क्या आप ठीक रहेंगी? जनरल राणा का परिवार बहुत प्रभावशाली है। राजनीति में भी उनकी अच्छी पकड़ है। कैप्टन शर्मा ने चिंता जताई। रागिनी हंसी। क्या पकड़ और परिवार जंग के मैदान में गोली रोक सकते हैं? मैं एक सैनिक हूं। मेरा काम सेना को दीमक की तरह खाने वालों को निकालना है, चाहे वो कोई भी हो। रागिनी ने अपनी मुट्ठी भींच ली। वज्र डिवीजन, भारत की अग्रिम पंक्ति की रक्षा करने वाली यूनिट। उसका गौरवशाली नाम एक अयोग्य कमांडर की वजह से मिट्टी में मिल रहा था। वह इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती थीं। यह सिर्फ एक निरीक्षण नहीं था, यह एक सड़े हुए अंग को काटकर फेंकने के लिए एक ऑपरेशन की शुरुआत थी। उस रात डिवीजन कमांडर के बंगले पर विक्रम राणा और उसके चापलूसों की एक आपातकालीन बैठक हुई, लेकिन वह बैठक कम और शराब की महफिल ज्यादा लग रही थी। सर, आप चिंता मत कीजिए, वो औरत कुछ दिन शोर मचाएगी और जब कुछ नहीं मिलेगा तो थक कर चली जाएगी। हमने कागजात बिल्कुल सही रखे हैं। एक रेजिमेंट के कमांडर ने जाम भरते हुए चापलूसी की। विक्रम राणा ने एक ही घूंट में शराब खत्म की और गुर्राए, हिम्मत कैसे हुई मुझे सिखाने की? देखना, मैं ऐसा जाल बिछाऊंगा कि उसकी पूरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। एक औरत जब अपनी हद पार करती है तो उसका क्या हश्र होता है, यह मैं उसे दिखाऊंगा। विक्रम राणा की आंखें लालच और द्वेष से चमक रही थीं। वह अभी तक नहीं जानते थे कि उन्होंने किसे छेड़ा है। रागिनी जाल में फंसने वाली शिकार नहीं, बल्कि जाल बिछाने वाले शिकारी को ही चीर फाड़ देने वाली शेरनी थी। झेलम नदी पर रात की हवा तेज हो गई थी। एक बड़े तूफान से पहले की खामोशी वज्र डिवीजन पर छा गई थी। रागिनी और विक्रम राणा के बीच का टकराव अब एक अटल हकीकत बन चुका था। सुबह के 4 बजे झेलम नदी के किनारे घना कोहरा छाया हुआ था। ऐसा लग रहा था मानो दुनिया को निगल जाएगा। उस घने अंधेरे में एक तेज सायरन की आवाज ने एक्स्ट वज्र इन्फेंट्री डिवीजन की शांति को भंग कर दिया। विंग विंग, ऑपरेशन वज्रपात, ऑपरेशन वज्रपात।
पूरी यूनिट के लिए रेड अलर्ट। सभी युद्ध की तैयारी करें। यह एक अभ्यास है। दोहराता हूं, यह एक अभ्यास है। पुराने पड़ चुके लाउडस्पीकर से कर्कश आवाज गूंज रही थी। एक अनुशासित यूनिट में इस समय तक जवानों को बिस्तर से कूदकर, अपना सामान बांधकर और हथियार डिपो की ओर भागना चाहिए था, लेकिन वज्र डिवीजन की सुबह अजीब तरह से अराजक थी। क्या है ये? आज कोई ड्रिल है, ऐसा तो किसी ने नहीं बताया। किसी ने गलती से सायरन बजा दिया होगा। कंपनी ऑफिस में फोन करके पूछो। अरे, मेरा हेलमेट कहाँ है? कल हवलदार साहब तकिया बनाकर सो रहे थे। बैरकों में बत्तियां जलने से पहले ही झुंझलाहट और गालियां गूंजने लगीं। जवान नींद भरी आंखों से धीरे धीरे अपने बंकर खंगाल रहे थे और ड्यूटी पर मौजूद अधिकारी स्थिति को समझे बिना फोन पर कहीं चिल्ला रहा था। उस समय रागिनी अंधेरे में छिपी परेड ग्राउंड के कोने में एक चीड़ के पेड़ के नीचे यह सब तमाशा देख रही थीं। उनके हाथ में मौजूद रात में चमकने वाली स्टॉप वॉच पर सेकंड बढ़ते जा रहे थे। 5 मिनट हो गए। अभी तक पहली टुकड़ी भी इकट्ठा नहीं हुई। उनके बगल में खड़े सहायक कैप्टन आदित्य शर्मा होंठ चबाते हुए सिर झुकाए खड़े थे। शर्मिंदगी हो रही है मैडम। अगर हम पैरा एसएफ में होते तो अब तक ऑपरेशन के इलाके में पहुंच चुके होते। तुलना मत करो आदित्य। पैरा एसएफ से तुलना करना उनका अपमान है। यह सेना नहीं, स्काउट कैंप से भी बदतर है। रागिनी की आंखें गुस्से से चमक उठीं। उन्होंने धीरे धीरे कमांड कंट्रोल सेंटर यानी बंकर की ओर कदम बढ़ाए। युद्ध के समय डिवीजन का दिमाग कहलाने वाली जगह बंकर का भारी लोहे का दरवाजा खुलते ही फफूंद और अजीब खाने की बदबू का एक झोंका आया। ऑपरेशनल मैप के सामने अधिकारी घबराए हुए थे और संचारकर्मी सही फ्रीक्वेंसी नहीं पकड़ पा रहे थे। डिवीजन कमांडर कहाँ है? रागिनी की आवाज ने बंकर के शोर को एक पल में शांत कर दिया। एक कर्नल रैंक के ऑफिसर ने घबराकर सैल्यूट किया। जय हिंद मैडम। कमांडर सर अभी एक अलग कमरे में ऑपरेशन की योजना बना रहे हैं। योजना बना रहे हैं? इस स्थिति में बंकर छोड़कर योजना बना रहे हैं? रागिनी ने उस कर्नल की कांपती आंखों को देख लिया था। वह झूठ बोल रहा था। उन्होंने जवाब का इंतजार किए बिना बंकर के अंदर बने कमांडर के रेस्ट रूम की ओर कदम बढ़ाए, जिधर वह कर्नल बार बार देख रहा था। मैडम, वहां नहीं, वह एक सुरक्षित क्षेत्र है। कर्नल ने रोकने की कोशिश की, लेकिन कैप्टन आदित्य ने अपने भारी कंधे से उसे रोक दिया। रागिनी ने रेस्ट रूम का दरवाजा झटके से खोला। नाइस शॉट। देखा, कलाई का खेल है सारा। एक अविश्वसनीय दृश्य सामने था। बाहर की आपात स्थिति से बिल्कुल अलग दुनिया। विक्रम राणा अपनी लड़ाकू जैकेट उतारकर बनियान पहने एक छोटे से गोल्फ मैट पर पुटिंग का अभ्यास कर रहे थे। मेज पर गर्मागर्म को जॉन बोबन, एक महंगा दलिया और स्वादिष्ट साइड डिश सजे हुए थे। विक्रम राणा ने दरवाजा खुलने की आवाज पर नाराजगी से मुड़कर देखा। अरे कर्नल, मैंने कहा था ना, अंदर मत। उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। दरवाजे पर उनका माथत नहीं, बल्कि गुस्से से भरी आंखों वाली कोर कमांडर रागिनी खड़ी थीं। ऑपरेशन की योजना तो बड़ी शानदार चल रही है जनरल। क्या यह गोल्फ स्टिक तुम्हारा कमांड बैटन है? रागिनी की नजर विक्रम राणा के हाथ में मौजूद पुटर और मेज पर रखे नाश्ते पर घूम रही थी। विक्रम राणा ने हड़बड़ी में गोल्फ स्टिक को अपनी पीठ के पीछे छिपाया और खांसे, मैडम, आप ऐसे अचानक अंदर नहीं आ सकती। मैं बस थोड़ा दिमाग शांत करके रणनीति के बारे में सोच रहा था। गोल्फ में बहुत ज्यादा एकाग्रता की जरूरत होती है, जो रणनीति बनाने में मदद करती है। पूरी यूनिट में रेड अलर्ट है। दुश्मन की स्पेशल फोर्स ने झेलम पार कर ली है। इस काल्पनिक सिनेरियो को जारी हुए 20 मिनट हो चुके हैं और यहां कमांडर बनियान में पुटिंग कर रहा है। रागिनी एक कदम आगे बढ़ी। उनके तेज से विक्रम राणा पीछे हट गए। अभी तुरंत ऑपरेशन रूम में वापस जाओ, तुम्हारे पास 1 मिनट है। अरे, नाश्ता तो कर लेने दीजिए। सुबह सुबह जगा दिया और अब खाने भी नहीं दे रही। यह तो बहुत ज्यादती है, और यह सिर्फ एक ड्रिल ही तो है। थोड़ा ढील दीजिए। विक्रम राणा ने बेशर्मी से तर्क करते हुए चम्मच उठा लिया, जैसे नाश्ते का ठंडा होना ज्यादा जरूरी था। रागिनी ने एक गहरी सांस ली। इससे बात करना बेकार था। कैप्टन आदित्य। जी मैडम। नोट करो, एक्स्ट वज्र डिवीजन के कमांडर मेजर जनरल विक्रम राणा ड्रिल के दौरान कमांड पोस्ट से अनुपस्थित, अनुचित वर्दी और अनुशासनहीनता। रागिनी के आदेश पर विक्रम राणा का चेहरा गुस्से से तमतमा गया। सुनिए लेफ्टिनेंट जनरल रागिनी,
आप भले ही सीनियर हों, लेकिन इतना सख्त होना ठीक नहीं है। मैं आपसे सेना में पहले आया हूं, तजुर्बे में मैं आपसे। क्या जंग में तजुर्बा तुम्हारी जान बचाता है? उठो, बाहर जवान तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, रागिनी ने ठंडक से कहा और रेस्ट रूम से बाहर निकल गईं। विक्रम राणा ने गुस्से में गोल्फ स्टिक जमीन पर पटक दी। घमंडी औरत, देखना, आज मैं इस ड्रिल का ऐसा कबाड़ा करूंगा कि तुम्हारा नाम खराब हो जाएगा। विक्रम राणा ने जबरदस्ती अपनी वर्दी पहनी और एक शातिर योजना बनाई। वह ऐसा दिखाएंगे कि ड्रिल उनकी अयोग्यता के कारण नहीं, बल्कि रागिनी के अव्यावहारिक आदेशों के कारण विफल हुई। ऑपरेशन रूम में वापस आकर विक्रम राणा तिरछे अंदाज में कुर्सी पर बैठे और माइक उठाया। हाँ, कमांडर बोल रहा हूं। अरे ऑपरेशन वाले, क्या स्थिति है? दुश्मन कहां से आया है? सर, हमारी निगरानी टीम की रिपोर्ट के अनुसार दुश्मन की एक काल्पनिक टुकड़ी एकता पुल के उत्तर से घूमकर 12वीं रेजिमेंट के सेक्टर में घुस आई है। अनुमान? अरे पक्का बताओ। जवानों को फालतू में दौड़ाने से अच्छा है पक्की खबर दो। और खाने का क्या हुआ? जवानों को खाना खिलाते हुए ही काम कराना। विक्रम राणा को ऑपरेशन से ज्यादा खाने की चिंता थी। तभी एक संचारकर्मी चिल्लाया, रिपोर्ट, 12वीं रेजिमेंट की 3री बटालियन की फॉरवर्ड पोस्ट से संपर्क टूट गया है। लगता है दुश्मन ने उस पर कब्जा कर लिया है। क्या संपर्क टूट गया? रिजर्व फोर्स भेजी? रागिनी ने तुरंत प्रतिक्रिया दी, लेकिन विक्रम राणा हंसे। अरे उपकरण पुराने हैं, इसीलिए ऐसा हुआ होगा। अरे सिग्नल वाले को भेजो, जाकर तार देखे, किसी चूहे ने कुतर दिया होगा। जनरल राणा, पोस्ट पर कब्जा होने की रिपोर्ट है, हमें तुरंत क्विक रिएक्शन टीम QRT भेजनी चाहिए। मैडम, आप बहुत ज्यादा तनाव ले रही हैं। हमारे जवान इतने कमजोर नहीं हैं। यह सिर्फ एक तकनीकी खराबी है, मुझे पता है। विक्रम राणा ने रागिनी के निर्देश को नजरअंदाज किया और आराम से पैर हिलाने लगे। उसी पल बंकर की मुख्य स्क्रीन झिलमिलाई और तस्वीर बदल गई। यह उस फॉरवर्ड पोस्ट के अंदर का CCTV फुटेज था। स्क्रीन पर मृत का टैग लगाए जवान जमीन पर पड़े थे और काले नकाब पहने दुश्मन सेना के जवान कैमरे की ओर हाथ हिला रहे थे। और उनके पीछे पोस्ट के अंदर छिपाई गई रम की बोतलें और चिकन की हड्डियां साफ दिख रही थीं। यह ड्यूटी के दौरान शराब पार्टी का सबूत था। बंकर में भारी सन्नाटा छा गया। रागिनी की मुट्ठी इतनी जोर से भींची कि सफेद पड़ गई। यह है तुम्हारी कमजोर नहीं। यूनिट का नजारा, सीमा पर ड्यूटी के दौरान शराब पार्टी। विक्रम राणा का चेहरा पीला पड़ गया। वह पोस्ट उसके एक पसंदीदा कंपनी कमांडर के अधीन थी। वह जब भी दौरे पर जाता था तो वे लोग उसके लिए बढ़िया शराब का इंतजाम करते थे। यह एक साजिश है। दुश्मन के जवानों ने यह सब वहां रखा है। यह सब नकली है। विक्रम राणा ने जबरदस्ती तर्क करना शुरू कर दिया। कैप्टन आदित्य, तुरंत मिलिट्री पुलिस भेजो। उस पोस्ट के सभी जवानों को हिरासत में लेकर जांच करो और सबूत इकट्ठा करो। और जनरल राणा, तुमसे अभी इसी वक्त कमांड छीन लिया जाता है। क्या कमांड छीन लिया? तुम पागल हो गई हो? ड्रिल के बीच में एक डिवीजन कमांडर का कमांड छीन रही हो? तुम्हें पता है मैं कौन हूं? मेरे पीछे कौन है? विक्रम राणा ने आपा खो दिया और चिल्लाने लगे। उन्होंने पास की एक मेज को लात मारी और दीवार पर टोंगा कमांड बैटन फेंक दिया। बैटन रागिनी के चेहरे के पास से गुजरा और दीवार में जा धंसा। मैं इस यूनिट का राजा हूं। कहां से आई एक मामूली औरत मुझे बताएगी कि क्या करना है? ऑपरेशन रूम के सभी अधिकारी सन्न रह गए। यह विद्रोह था, वह भी एक युद्ध जैसी ड्रिल के दौरान अपने वरिष्ठ अधिकारी पर हमला। रागिनी जरा भी नहीं हिली। उनके गाल पर एक पतली सी खरोंच आ गई थी और खून की एक बूंद निकली, लेकिन उन्होंने उसे पोंछने की भी कोशिश नहीं की, बल्कि उनके होठों पर एक बहुत ही हल्की ठंडी मुस्कान तैर गई। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे मेजर जनरल विक्रम राणा, तुमने अभी एक ऐसी रेखा पार की है जहां से वापसी मुमकिन नहीं है। रागिनी धीरे धीरे विक्रम राणा की ओर बढ़ी। विक्रम राणा उनके तेज से घबराकर पीछे हटे और कुर्सी से टकराकर गिर पड़े। वरिष्ठ अधिकारी पर हमला, शक्ति का दुरुपयोग, कर्तव्य में लापरवाही और ऑपरेशन की विफलता। क्या तुम्हारे वो बड़े बड़े लोग तुम्हें इन सब से बचा पाएंगे? तुम देखना, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मत छोड़ना, छटपटाओ। दलदल में जितना छटपटाओगे उतना ही गहरे धांसते जाओगे। रागिनी मुड़ी और अपने स्टाफ को आदेश दिया। इस क्षण से 1st वज्र इन्फेंट्री डिवीजन का कमांड मैं, कोर कमांडर, खुद संभालूंगी। डिप्टी कमांडर तुरंत 12वीं रेजिमेंट जाकर स्थिति को संभालें
ऑपरेशन ऑफिसर दुश्मन के रास्ते को ब्लॉक करने के लिए घात लगाने की जगह तय करके 10 मिनट में रिपोर्ट करें। शुरू करो। जय हिंद। अधिकारियों ने एक साथ जोर से जवाब दिया और तेजी से काम करने लगे। थोड़ी देर पहले तक जो विक्रम राणा की शक्ल देख रहे थे वे अब अनुशासित सैनिक बन गए थे। वे भी सैनिक थे। जब एक असली कमांडर सामने आया तो वे सहज रूप से उसका पालन करने लगे। जमीन पर गिरे विक्रम राणा बस उस दृश्य को देखते रहे। जिस यूनिट को वह अपनी रियासत समझते थे वहां वह पूरी तरह से अकेले पड़ गए थे। ड्रिल जारी रही। रागिनी के नेतृत्व में डिवीजन तेजी से पटरी पर आने लगा। वह सिर्फ बंकर में नहीं बैठी, उन्होंने खुद जीप में बैठकर कीचड़ भरे रास्तों से होते हुए रेजिमेंटों का दौरा किया। दोपहर 2 बजे एक्स्ट रेजिमेंट के ड्रिल एरिया में खाने की गाड़ी पहुंची, लेकिन खाने की जगह पर हाहाकार मचा हुआ था। खाना कम पड़ गया था। विक्रम राणा ने सुबह कहा तो था कि जवानों को भरपूर खाना देना, लेकिन असल में उन्होंने खाने के बजट का पैसा गबन करके अपनी निजी पार्टियों पर खर्च कर दिया था। पतीले में नमक वाले गर्म पानी के सिवा कुछ नहीं था और अचार सूखा पड़ा था। यह है जवानों का खाना? रागिनी ने एक प्लेट उठाकर मैस इंचार्ज से पूछा। मैस इंचार्ज सिर झुकाए कांप रहा था। माफ कीजिएगा मैडम, सप्लाई ऑफिसर ने कहा था कि बजट कम है, इसलिए सिर्फ दाल का पानी बनाओ। रागिनी ने प्लेट नीचे रखी और जवानों को देखा। कीचड़ से सने चेहरों वाले भूखे जवान जो पानी जैसी दाल ले रहे थे, उनकी आंखों में निराशा थी। कैप्टन आदित्य, मेरी गाड़ी में रखा सारा इमरजेंसी राशन ले आओ और कोर हेडक्वार्टर में फोन करके कहो कि मेरे आकस्मिक फंड से 3000 बर्गर सेट मंगवाएं, अभी इसी वक्त। मैडम, अगर आप सारा फंड खर्च कर देंगी तो यह पैसा इसीलिए होता है। मैं अपने जवानों को भूखा रखकर कमांड नहीं कर सकती। उनकी आवाज ऊंची नहीं थी, लेकिन मेस में मौजूद हर सैनिक ने यह सुना। जवानों की आंखें बड़ी हो गईं। उन्होंने कभी नहीं सुना था कि एक कोर कमांडर अपने जवानों के लिए अपना निजी फंड खर्च कर रही हो। थोड़ी देर बाद एक्स्ट रेजिमेंट के परेड ग्राउंड में इकट्ठा हुए जवानों के सामने रागिनी मंच पर चढ़ी। मुझे माफ करना, यह उनका पहला शब्द था। यह तुम्हारी गलती नहीं है, तुम कमजोर नहीं हो, तुम्हारे कमांडर भ्रष्ट हैं, इसलिए तुम कष्ट झेल रहे हो। मैं आज तुमसे वादा करती हूं, जो तुम्हारे पसीने के साथ धोखा करते हैं, जो तुम्हारी थाली से निवाला छीनते हैं, मैं उन्हें इसकी कीमत चुकाने पर मजबूर कर दूंगी। परेड ग्राउंड में सन्नाटा था, लेकिन यह चुप्पी उदासीनता की नहीं, बल्कि एक गहरे सम्मान की थी। किसी ने धीरे से कहा, कोर कमांडर जिंदाबाद। उस आवाज के साथ ही नारों का शोर गूंज उठा। जय हिंद, जय हिंद। दूर से यह सब देख रहे विक्रम राणा के एक वफादार इंसाजमो कार्मिक अधिकारी ने कहीं फोन मिलाया। हाँ सर, मैं बोल रहा हूं, स्थिति ठीक नहीं है। वो औरत, हाँ, वह जवानों का दिल जीत रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कमांडर सर के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। जी हाँ, जी समझ गया, मैं संभाल लूंगा। फोन काटने वाले कार्मिक अधिकारी की आंखों में एक शातिर चमक थी। जनमत की लड़ाई में हम हार जाएंगे तो फिर उसे शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचाना ही एकमात्र रास्ता है। उसने अपनी जेब से एक मुड़ा हुआ कागज निकाला। उस पर कल रात होने वाले नदी पार करने के ऑपरेशन के निर्देशांक लिखे थे। उसने पेन से निर्देशांक का एक अंक थोड़ा बदल दिया। यह एक बहुत छोटा सा बदलाव था, लेकिन घने अंधेरे में नदी के बीच यह एक घातक दुर्घटना का कारण बन सकता था। अगर कोई दुर्घटना होती है तो जिम्मेदारी मौके पर मौजूद कमांडर यानी रागिनी की होगी, जिन्होंने खुद कमांड संभाला था। वज्र डिवीजन अब सिर्फ भ्रष्टाचार का अड्डा नहीं था, यह एक अनदेखा युद्ध क्षेत्र बन गया था, जहां अपने ही अपनों की पीठ में छुरा घोंपने की तैयारी कर रहे थे। रात गहरी होने पर झेलम नदी की लहरें और तेज हो गईं। रागिनी अपने कमरे में नहीं गईं, बल्कि फील्ड में एक कैंप बेड पर सोईं। उनके सिरहाने एक पुरानी डायरी रखी थी, अयोग्य अधिकारियों की सूची। उस सूची में सबसे ऊपर विक्रम राणा का नाम लाल पेन से मोटे अक्षरों में लिखा था। तूफान शुरू हो चुका था और उस तूफान के अंत में किसी एक को गिरना ही था। झेलम नदी पर रात गहरी और काली थी। कुछ दिनों से हो रही बारिश के कारण नदी उफान पर थी। गंदला पानी एक विशाल सांप की तरह बल खाता हुआ तेजी से नीचे की ओर बह रहा था। रात में नदी पार करने का ऑपरेशन सामान्य समय में भी खतरनाक होता है। ऐसे मौसम और टूटी हुई कमांड श्रृंखला के साथ
तो यह और भी जोखिम भरा था। लेकिन रागिनी ने ट्रेनिंग जारी रखी। उनका सिद्धांत था कि एक सैनिक को हर हाल में अपना मिशन पूरा करना चाहिए। हालांकि उन्होंने डिवीजन हेडक्वार्टर के बजाय ऑपरेशन स्थल यानी नदी के किनारे एक टेंट लगाया और खुद स्थिति को नियंत्रित कर रही थीं। इंजीनियर बटालियन कमांडर, क्या पुल बनाने की जगह पर पानी का बहाव जांच लिया गया है? रागिनी ने रेडियो पर पूछा। टेंट की छत पर गिरती बारिश की बूंदों के बीच इंजीनियर कमांडर की तनावपूर्ण आवाज आई। जी मैडम, बहाव तेज है, लेकिन हमारे उपकरणों की सीमा के अंदर है। चार्ली, 2 पॉइंट पर पानी की गहराई भी 3 मीटर के आसपास है, जो ऑपरेशन के लिए उपयुक्त है। ठीक है, सुरक्षा का ध्यान रखते हुए ऑपरेशन शुरू करो। रागिनी के आदेश के साथ अंधेरे में विशाल इंजनों की आवाज गूंजने लगी। इंजीनियर यूनिट का रिबन ब्रिज नदी पर खुलना शुरू हो गया और पहली टुकड़ी को लेकर रबर की नावें पानी को चीरती हुई आगे बढ़ीं। उस समय डिवीजन हेडक्वार्टर में विक्रम राणा अपने ऑफिस में व्हिस्की पी रहे थे। उनके सामने उनका कार्मिक अधिकारी कर्नल पंकज वर्मा एक नीच मुस्कान के साथ खड़ा था। काम ठीक से हो गया है ना? चिंता मत कीजिए सर, मैंने इंजीनियर यूनिट के ऑपरेशन ऑफिसर को दिए गए नक्शे के निर्देशांक में थोड़ा बदलाव कर दिया है। चार्ली, 2 पॉइंट ऊपर से तो ठीक दिखता है, लेकिन असल में नदी के तल में पुराने मछली पकड़ने के जाल और लोहे की छड़ें फांसी हुई हैं। नाव का प्रोपेलर फंस जाएगा या पुल लगाते समय मुड़ जाएगा। हाँ, अगर कुछ लोग मर गए तो और भी अच्छा। कोर कमांडर ने खुद कमांड संभाला है, तो दुर्घटना की सारी जिम्मेदारी उसी औरत की होगी। बिल्कुल सर, सुरक्षा में लापरवाही और मोलिहन जॉन हंग अव्यावहारिक ऑपरेशन, इन आरोपों के साथ जांच बैठेगी और उसकी वर्दी उतरना तय है। विक्रम राणा ने संतुष्टि से व्हिस्की का घूंट लिया। अपने स्वार्थ के लिए अपने ही जवानों की जान को दांव पर लगाते हुए उन्हें जरा भी अपराध बोध नहीं था। अरे वो क्या है? मौके पर दूरबीन से नदी देख रहे कैप्टन आदित्य चिल्लाए। रागिनी ने तुरंत दूरबीन छीन ली। सबसे आगे नदी पार कर रही तीसरी प्लाटून की नाव अचानक डगमगाई और अपनी ही जगह पर गोल गोल घूमने लगी। इंजन से एक अजीब तेज आवाज आ रही थी और जवान संतुलन खोकर नदी में गिर रहे थे। नाव पलट गई। तीसरी प्लाटून के सभी जवान पानी में। दोहराता हूं, सभी जवान पानी में। रेडियो पर चीख जैसी रिपोर्ट आई। नदी का पानी बर्फीला और तेज था। पूरे साजो सामान के साथ जवान अगर तेज धार में फंस जाएं तो अच्छे तैराक का भी बचना मुश्किल होता है। रोशनी वाले गोले दागो, बचाव दल को तुरंत भेजो, रागिनी चिल्लाईं। घने अंधेरे में लाल रोशनी वाले गोले छोड़े गए। खून की तरह लाल रोशनी में जवान पानी में हाथ पैर मार रहे थे। बचाव दल की नाव का इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा। एक और बुरी खबर, उपकरणों के खराब रखरखाव के कारण जरूरत के समय बचाव नाव ही काम नहीं कर रही थी। इस बीच बहते हुए जवानों के सिर पानी में डूब और उदित हो रहे थे। हटो, रागिनी ने दूरबीन फेंकी और नदी के किनारे भागी। उन्होंने बिना सोचे समझे अपनी जैकेट उतार फेंकी। अंदर उन्होंने एक काली टैक्टिकल टी शर्ट पहनी हुई थी। पैरा एसएफ में अनगिनत बार पानी में घुसपैठ की ट्रेनिंग से बना उनका शरीर तनाव से खिंच गया था। मैडम, खतरा है। कैप्टन आदित्य के रोकने से पहले ही रागिनी ने खुद को झेलम के ठंडे पानी में झोंक दिया। इन लोगों ने मेरे स्वाभिमान को नहीं, मेरे जवानों की जान को छुआ है। मैं इन्हें माफ नहीं करूंगी। रागिनी तेज बहाव के खिलाफ तैरते हुए जवानों की ओर बढ़ी। गंदले पानी के कारण कुछ दिख नहीं रहा था, लेकिन उन्होंने अपनी सहज प्रवृत्ति से जवानों की स्थिति का पता लगा लिया। उन्होंने एक जवान की कॉलर पकड़ी और एक बेहोश हो रहे जवान की जैकेट को पकड़ा। होश में रहो, मेरा कंधा पकड़ो, छोड़ा तो मर जाओगे। रागिनी की चीख बारिश की आवाज को चीरकर जवानों के कानों में पड़ी। यह देखकर कि उनकी कोर कमांडर खुद पानी में कूद गई हैं, डरे हुए जवानों में भी हिम्मत आ गई। देर से ही सही, बचाव नाव भी पहुंच गई। रागिनी ने आखिरी जवान को नाव पर चढ़ाने के बाद खुद हाँफते हुए नाव पर चढ़ी। उनके होंठ नीले पड़ गए थे, लेकिन उनकी आंखें मशाल की तरह जल रही थीं। किनारे पर पहुंचकर रागिनी ने अपने गीले बाल पीछे किए और तुरंत इंजीनियर कमांडर को बुलाया। कमांडर, जो गहराई और जमीन की रिपोर्ट तुमने दी थी उसे फिर से जांचो। जी, लेकिन ऑपरेशनल मैप के हिसाब से तो। मैप छोड़ो, अभी गोताखोर भेजकर दुर्घटना वाली जगह का तल जांचो। वहां क्या है मुझे अपनी आंखों से देखना है।
30 मिनट बाद गोताखोरों ने जो निकाला वह था पुराने जालों का एक गुच्छा और नुकीली लोहे की छड़ें। नाव का प्रोपेलर जाल में फंस गया था और लोहे की छड़ों ने रबर की नाव को फाड़ दिया था। यह कैसे हो सकता है? मैप में तो यह जगह समतल रेतीली जमीन दिखाई गई थी। इंजीनियर कमांडर का चेहरा पीला पड़ गया। रागिनी ने उसके हाथ से ऑपरेशनल मैप छीन लिया। फिर उन्होंने अपने वाटरप्रूफ बैग से असली नक्शा निकाला और दोनों को मिलाया। बहुत मामूली सा फर्क था। निर्देशांक के अंकों को बड़ी चालाकी से बदला गया था। एक विशेषज्ञ ही इसे पकड़ सकता था, लेकिन रागिनी की आंखों को धोखा देना नामुमकिन था। यह कोई दुर्घटना नहीं है। किसी ने जानबूझकर जवानों को मौत के मुंह में धकेला है। रागिनी की आवाज में गुस्से से ज्यादा हत्या करने की इच्छा थी। पास खड़े कैप्टन आदित्य कांप गए। आदित्य जी मैडम, यह नक्शा किसने प्रिंट करके बांटा था? डिवीजन के ऑपरेशन ऑफिस ने। आज सुबह 10 बजे के आसपास बांटा गया था। ऑपरेशन ऑफिस के उस इंचार्ज को तुरंत मेरे टेंट में लाओ, मिलिट्री पुलिस के साथ, और यह बात बाहर नहीं जानी चाहिए, खासकर डिवीजन कमांडर के कानों तक। समझ गया मैडम। रागिनी ने गीले कपड़े बदले बिना एक कुर्सी पर बैठ गईं। उनकी नजर नदी के उस पार रोशनी से जगमगाते डिवीजन हेडक्वार्टर पर थी। विक्रम राणा, तुमने वह रेखा पार कर दी है जो नहीं करनी चाहिए थी। अब यह जंग है। वहीं दूसरी ओर दुर्घटना की रिपोर्ट पाकर विक्रम राणा खुशी से झूम रहे थे। हाँ, बहुत अच्छा हुआ। सारे जवान पानी में, नाव पलट गई। रागिनी, वो औरत अब खत्म। लोगों की जान जाते जाते बची। ये तो रक्षा मंत्रालय की जांच का मामला है। बधाई हो सर। अब बस कोर कमांडर की वर्दी उतरते हुए देखिए, कर्नल पंकज ने भी खुशी से कहा। वे नहीं जानते थे कि उनका किया हुआ काम कितना घिनौना अपराध है। वे बस अपनी कुर्सी और ताकत बचने की खुशी में डूबे हुए थे। अरे पंकज, कल सुबह ही ऊपर रिपोर्ट भेज देना कि कोर कमांडर के अव्यावहारिक आदेशों के कारण यह दुर्घटना हुई। समझे? मैंने पहले ही ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। सर, बहुत अच्छे। आज तो शराब का मजा ही कुछ और है। विक्रम राणा ने खिड़की के बाहर देखकर हंसी उड़ाई। बरसती रात में उन्हें यकीन था कि वह जीत गए हैं, लेकिन वह नहीं जानते थे कि अंधेरे में एक भीगी वर्दी पहने शिकारी चुपचाप अपनी तलवार तेज कर रहा था और उनकी ओर बढ़ रहा था। अगली सुबह बारिश तो रुक गई थी, लेकिन आसमान अभी भी स्लेटी था। एक्स्ट वज्र इन्फेंट्री डिवीजन के परेड ग्राउंड पर भारी खामोशी थी। रात की दुर्घटना की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि कोर कमांडर रागिनी का चेहरा शांत था, बल्कि वह कल से ज्यादा स्थिर दिख रही थीं। रागिनी, जिसे उन्होंने अस्थायी ऑफिस बनाया था, एक बटालियन कमांडर के कमरे में एक युवा अधिकारी के साथ बैठी थीं। वह ऑपरेशन ऑफिस का कैप्टन वर्मा था, जिसने नक्शे बांटे थे। वह डर से कांप रहा था। कैप्टन, यह वो नक्शा है जो तुमने कल बांटा था, बताओ। रागिनी ने पेन से बदले हुए निर्देशांक की ओर इशारा किया। कैप्टन ने सूखी थूक निगली। सर, मैडम, मैंने तो बस ऊपर से मिले आदेश का पालन किया। कार्मिक अधिकारी कर्नल पंकज ने कहा था कि नया सर्वे डेटा आया है, इसीलिए निर्देशांक बदलकर डाल दो। कार्मिक अधिकारी? ऑपरेशन का काम कार्मिक अधिकारी ने क्यों किया? उन्होंने कहा कि यह डिवीजन कमांडर का आदेश है, इसलिए मैं मना नहीं कर सका। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कैप्टन मेज पर सिर पटककर रोने लगा। सारी कड़ियां जुड़ गईं। विक्रम राणा ने आदेश दिया और कर्नल पंकज ने उसे पूरा किया, और नतीजा, बेगुनाह जवान मरते मरते बचे। रो मत। एक सैनिक आंसुओं से अपनी सफाई नहीं देता। रागिनी ने ठंडक से कहा, तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं। एक, इस साजिश में साथ देने के जुर्म में कोर्ट मार्शल का सामना करो, जेल जाओ और अपनी वर्दी उतार दो। दूसरा, एक सरकारी गवाह बनकर मेरी मदद करो। कैप्टन ने तुरंत सिर उठाया। मैं गवाह बनूंगा, आप जो कहेंगी मैं करूंगा। ठीक है, अब तुम ऐसे व्यवहार करो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अगर कर्नल पंकज पूछे तो कहना कि कोर कमांडर दुर्घटना की जांच में इतनी व्यस्त है कि उसे कारण खोजने की फुर्सत ही नहीं है। जी मैडम, मैं ध्यान रखूंगा। कैप्टन को भेजकर रागिनी ने कैप्टन आदित्य को बुलाया। डिवीजन हेडक्वार्टर में सूचित करो कि आज शाम ऑफिसर मेस में इस ड्रिल पर एक समीक्षा बैठक होगी। डिवीजन कमांडर और सभी स्टाफ अधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य है। समीक्षा बैठक? विक्रम राणा तो सोच रहा होगा कि उसने आपको फांसा दिया है, इसीलिए तो कर रही हूं। जब दुश्मन सबसे ज्यादा लापरवाह हो
उसे तभी सबसे ऊंची जगह से गिराना चाहिए। उस शाम ऑफिसर मेस में एक अजीब सा तनाव था। विक्रम राणा बड़े गर्व से अंदर आए। उनके पीछे कर्नल पंकज और दूसरे चापलूस विजय मुस्कान के साथ चल रहे थे। अरे वाह मैडम, कल की दुर्घटना के बाद आप सो भी नहीं पाई होंगी, फिर भी यह बैठक बुला ली। आप सच में महान हैं। हाँ हाँ, विक्रम राणा ने रागिनी पर तंज कसते हुए मुख्य कुर्सी पर बैठ गए। रागिनी ने चाय का कप नीचे रखा और शांति से उसे देखा। एक कमांडर के तौर पर यह मेरा फर्ज है, लेकिन जनरल राणा, तुम तो काफी खुश लग रहे हो, जबकि कल तुम्हारे जवान मरते मरते बचे। अरे ड्रिल में छोटी मोटी दुर्घटनाएं होती रहती हैं, सैनिक हैं, थोड़ा पानी में भीग गए तो क्या हो गया, इतना गंभीर क्यों होना। वैसे मैंने सुना है कि आपके अव्यावहारिक आदेशों के कारण यह हुआ, आपको कुछ सफाई देनी चाहिए। विक्रम राणा ने अपना असली रंग दिखाया। आसपास बैठे अधिकारी हंसने लगे। वे मान चुके थे कि यह बैठक रागिनी को अपमानित करने के लिए है। रागिनी चुपचाप उठी और स्क्रीन के पास गईं। सफाई? हाँ, आज इस जगह पर सब कुछ साफ साफ हो जाएगा। उनके इशारे पर स्क्रीन पर एक वीडियो चला। यह कल की दुर्घटना स्थल का पानी के अंदर का वीडियो था। उलझे हुए जाल और नुकीली लोहे की छड़ें साफ दिख रही थीं। यह क्या है? सफाई ठीक से नहीं की, विक्रम राणा ने कहा। यह वही जगह है जहां कल नदी पार करने का अभ्यास हो रहा था। लेकिन अजीब बात है, इंजीनियर यूनिट के नक्शे में यह जगह सुरक्षित दिखाई गई थी। रागिनी ने रिमोट दबाया और स्क्रीन पर असली और नकली नक्शे एक साथ दिखे। बदले हुए निर्देशांक लाल रंग में चमक रहे थे। मेस में कानाफूसी शुरू हो गई। विक्रम राणा की भौहें तन गईं। कर्नल पंकज के चेहरे से हंसी गायब हो गई। किसी ने जानबूझकर नक्शे से छेड़छाड़ की। यह कोई दुर्घटना नहीं, बल्कि हत्या की कोशिश है। अपनी ही सेना के खिलाफ एक आतंकवादी हमला। रागिनी की आवाज ने मेज की हवा को जमा दिया। क्या बकवास है मैडम, आप कहानी बना रही हैं। किसी क्लर्क ने गलती से गलत नंबर डाल दिया होगा, उसे आप आतंकवाद कह रही हैं। विक्रम राणा ने शांत रहने का नाटक करते हुए कहा। गलती? कैप्टन अंदर आओ। रागिनी के बुलाने पर दरवाजा खुला और कैप्टन वर्मा अंदर आया। कर्नल पंकज उछल पड़ा। कैप्टन, तुम यहां क्या कर रहे हो? कैप्टन ने कर्नल पंकज की तरफ देखे बिना रागिनी के पास जाकर कांपती आवाज में गवाही दी। मैंने कर्नल पंकज के आदेश पर नक्शे में बदलाव किया था। उन्होंने कहा था कि यह डिवीजन कमांडर का आदेश है। हरामजादे, पागल हो गया है क्या? तू किस पर इल्जाम लगा रहा है? कर्नल पंकज चिल्लाते हुए उसकी ओर दौड़ा, लेकिन पहले से तैयार मिलिट्री पुलिस के जवानों ने उसे पकड़ लिया। छोड़ो मुझे। कमांडर सर, यह झूठ बोल रहा है। मेस में हंगामा मच गया, लेकिन विक्रम राणा हिल नहीं सके। उनके हाथ कांप रहे थे। यह एक जाल था। रागिनी को सब कुछ पता था और वह उनके बाहर आने का इंतजार कर रही थी। रागिनी धीरे धीरे विक्रम राणा के पास आई। मेजर जनरल विक्रम राणा, तुमने अपने जवानों का खाना छीना, ड्रिल के बहाने गोल्फ खेला और अपनी कुर्सी बचाने के लिए जवानों को मौत के मुंह में धकेल दिया। क्या एक भारतीय सेना का जनरल ऐसा करता है? सबूत है तुम्हारे पास? वो कैप्टन खुद को बचाने के लिए झूठ बोल रहा है। मुझे कुछ नहीं पता। विक्रम राणा ने अंत तक इनकार किया। वह सारा इल्जाम कर्नल पंकज पर डालना चाहते थे। रागिनी हंसी। उनकी हंसी इतनी ठंडी थी कि देखने वालों की रूह कांप गई। सबूत? तुम्हारे ऑफिस की तिजोरी में रखा वो रिकॉर्डर। क्या तुम्हें लगता है मुझे नहीं मिला होगा? विक्रम राणा की आंखें फटी रह गईं। उन्हें हर बातचीत को रिकॉर्ड करने की आदत थी ताकि भविष्य में काम आए, लेकिन वही चीज आज उनके गले का फंदा बन गई थी। आज सुबह जब तुम शराब के नशे में सो रहे थे, मेरे लोगों ने तुम्हारे घर की तलाशी ली। उसमें तुम्हारी आवाज साफ साफ रिकॉर्ड है, जिसमें तुम कर्नल पंकज को आदेश दे रहे हो। तुमने कहा था ना, दुर्घटना की सारी जिम्मेदारी उसी औरत की होगी। विक्रम राणा के पैरों से जान निकल गई और वह कुर्सी से नीचे गिर पड़े। उनकी पैंट गीली हो रही थी। डर और शर्म से उन्होंने पेशाब कर दिया था। मुझे बचा लो मैडम। रागिनी, हम एक ही बैच के हैं, एक बार माफ कर दो। विक्रम राणा ने अपनी सारी हेकड़ी भूलकर रागिनी के पैर पकड़ लिए। रागिनी ने उसे एक कीड़े की तरह देखा। मेरा नाम मत लो, तुम्हारी जुबान गंदी हो जाएगी। उन्होंने बेरहमी से अपना पैर छुड़ाया और मिलिट्री पुलिस के अफसर को इशारा किया। इस क्षण मेजर जनरल विक्रम राणा को हत्या की कोशिश, शक्ति का दुरुपयोग और भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है। इससे जुड़े सभी लोगों को हिरासत में लेकर जांच करो। एक भी बाल बचना नहीं चाहिए।
जी मैडम। मिलिट्री पुलिस ने विक्रम राणा के हाथ मोड़कर हथकड़ी लगा दी। छोड़ो मुझे, तुम्हें पता है मैं कौन हूं? विक्रम राणा एक जानवर की तरह चिल्लाते हुए घसीटे गए। मेस में बचे हुए अधिकारी सिर झुकाए कांप रहे थे। वे जानते थे कि अगला नंबर उनका है। रागिनी ने अपनी वर्दी ठीक की और माइक पकड़ा। आज एक्स्ट वज्र इन्फेंट्री डिवीजन का सड़ा हुआ हिस्सा काट दिया गया है, लेकिन घाव भरने में समय लगेगा। तुम में से जिसने भी गुनाह किया है अभी कबूल कर लो, यह आखिरी मौका है। उनकी बात सुनकर कुछ अधिकारी रोते हुए हाथ उठाकर सामने आए। वज्र डिवीजन की लंबी रात खत्म हो रही थी और सुबह हो रही थी, लेकिन रागिनी की जंग अभी खत्म नहीं हुई थी। विक्रम राणा तो बस एक शुरुआत थे। सेना में गहरी जड़ों तक फैले भ्रष्टाचार का जाल कहीं ज्यादा गहरा और काला था। मेस से बाहर निकलकर रागिनी ने रात के आसमान को देखा। बादलों के बीच से चांद की हल्की रोशनी आ रही थी। अब तो बस शुरुआत है। उन्होंने अपनी मुट्ठी भींच ली। कश्मीर की ठंडी हवा उनके कंधों से टकराकर गुजर गई। तूफान के गुजर जाने के बाद एक्स्ट वज्र इन्फेंट्री डिवीजन में एक अजीब सी शांति छा गई। झेलम नदी से आने वाली हवा की महक भी बदल गई थी। अब मेज के पीछे सड़े हुए खाने की बदबू नहीं आती थी। उसकी जगह ताजे पके चावल और भुने हुए मांस की खुशबू यूनिट में फैल रही थी। दोपहर के खाने के समय जवानों की थालियां भरी हुई थीं। विक्रम राणा द्वारा गबन किया गया खाने का बजट वापस मिलने से खाने की गुणवत्ता आसमान छू रही थी। यार, ये सच में मटन है, रबड़ जैसा नहीं लग रहा। कोर कमांडर मैडम ने सारे सप्लायर बदल दिए हैं। अब लग रहा है कि इंसानों की तरह जी रहे हैं। जवानों के चेहरों पर चमक और ऊर्जा लौट आई थी, लेकिन यह शांति सिर्फ जवानों के लिए थी। डिवीजन हेडक्वार्टर की हवा अभी भी तनावपूर्ण थी। कोर कमांडर रागिनी की सीधी निगरानी में जांच लगातार चल रही थी। डिवीजन कमांडर के ऑफिस को अपना अस्थायी ऑफिस बनाने वाली रागिनी कागजों के ढेर में दबी हुई थीं। उनकी आंखों के नीचे थकान थी, लेकिन उनकी नजरें पहले से ज्यादा तेज थीं। आदित्य, विक्रम राणा के बेनामी खातों की जानकारी मिली? रागिनी ने पेन रखे बिना पूछा। जी मैडम, मामला उम्मीद से कहीं ज्यादा बड़ा है। यह सिर्फ खाने के बजट का गबन नहीं है। हर महीने एक संदिग्ध कंपनी से उसके खाते में बड़ी रकम जमा होती थी। ग्रीन वैली सप्लायर्स नाम की कंपनी है जो कागज पर तो राशन सप्लाई करती है, लेकिन असल में एक दिखावा है। ग्रीन वैली सप्लायर्स, कुछ तो गड़बड़ है। रागिनी ने कुर्सी घुमाकर खिड़की के बाहर देखा। सिर्फ विक्रम राणा को पकड़ने से बात खत्म नहीं होगी। उसे पैसा देने वाले और उस पैसे में हिस्सा लेने वाले और भी लोग जरूर होंगे। तभी ऑफिस का फोन बजा। यह लोकल लाइन नहीं, बल्कि रक्षा मंत्रालय की सीधी लाइन थी। रागिनी ने कुछ देर फोन को देखा और फिर उठाया। सिक्योरिटी, लेफ्टिनेंट जनरल रागिनी राठौर। हाँ रागिनी, मैं बोल रहा हूं, आर्मी हेडक्वार्टर से, पर्सनल डायरेक्टर। फोन के उस पार की आवाज बहुत दोस्ताना थी, लेकिन उसमें एक छिपी हुई धमकी थी। सुना है तुमने एक्स डिवीजन में बहुत अच्छा काम किया है। पैरा एसएफ वाली बात ही कुछ और है, लेकिन सुनो, मुझे लगता है तुम मामले की बहुत ज्यादा गहराई में जा रही हो। आपका क्या मतलब है सर? विक्रम राणा की बात कर रहा हूं। मानता हूं उसने गलती की, पर है तो वो भी हमारी सेना का एक हिस्सा। अगर मामले को ज्यादा उछालोगी तो सेना की बदनामी होगी और सबसे जरूरी, तुम्हारे लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। उसे छोटी मोटी सजा देकर मामला खत्म कर दो तो कैसा रहेगा? ऊपर वाले भी ज्यादा शोर शराबा पसंद नहीं करते। रागिनी के होठों पर एक ठंडी मुस्कान तैर गई। जिसका इंतजार था वही हुआ। विक्रम राणा के बड़े लोग हरकत में आ गए थे। सर, सेना की बदनामी सड़े हुए अंग को छिपाने से होती है, उसे काट कर फेंकने से नहीं। मैं अपने सिद्धांतों के अनुसार ही जांच करूंगी। अरे, इस लड़की में तो बिल्कुल भी लचीलापन नहीं है। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन बाद में पछताना न पड़े, इसका ध्यान रखना। फोन कट गया। यह एक खुली चेतावनी थी, लेकिन रागिनी ने रिसीवर रखते हुए और भी दृढ़ निश्चय कर लिया, पछताना तो तुम लोगों को पड़ेगा। शाम को हिरासत में लिए गए विक्रम राणा से पूछताछ करके मिलिट्री पुलिस का अफसर रिपोर्ट देने आया। मैडम, विक्रम राणा मुंह नहीं खोल रहा है, बस यही रट लगाए हुए है कि वह बेगुनाह है और अपने वकील के आने तक कुछ नहीं बोलेगा। ठीक है, उसे किसी का सहारा है, इसीलिए ऐसा कर रहा है। रागिनी उठी और अपनी जैकेट पहनी। मैं खुद जाती हूं। मिलिट्री पुलिस की पूछताछ का कमरा ठंडा और वीरान था। विक्रम राणा कैदियों के कपड़े पहने चुपचाप बैठा था, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी घमंड था।
रागिनी को देखते ही उसने हंसी उड़ाई। आ ही गई आखिर, मैंने कहा था ना तुम संभाल नहीं पाओगी। अभी पर्सनल डायरेक्टर का फोन आया होगा, है ना? अब बेहतर यही है कि चुपचाप मुझे यहां से निकालो। रागिनी ने बिना कुछ कहे एक कुर्सी खींची और विक्रम राणा के बिल्कुल सामने बैठ गई। उन्होंने अपनी जेब से एक कागज निकालकर मेज पर फेंका। ग्रीन वैली सप्लायर्स, तुम्हारा पैसा कमाने का जरिया। विक्रम राणा की आंखें एक पल के लिए कांपी। क्या क्या बकवास है? मैं ऐसी किसी कंपनी को नहीं जानता। नहीं जानते? इस कंपनी के क्रेडिट कार्ड का हिसाब तो बड़ा रंगीन है। दिल्ली के नाइट क्लब, महंगे गोल्फ कोर्स और तुम्हारी पत्नी के लिए खरीदे गए डिजाइनर बैग, क्या तुम यह भी नहीं जानते? रागिनी ने एक एक करके सबूत उसके सामने रखे और विक्रम राणा का चेहरा सफेद पड़ गया। जनरल राणा, तुम एक गलतफहमी में हो। क्या तुम्हें लगता है कि पर्सनल डायरेक्टर तुम्हें बचाएगा? जिस पल उन्हें लगेगा कि तुम पकड़े गए हो, वे सबसे पहले तुमसे पल्ला झाड़ लेंगे। तुम्हारे पास बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है। बताओ, इस पैसे का असली मालिक कौन है? नहीं, वो लोग मुझे नहीं छोड़ सकते, विक्रम राणा ने धीरे से कहा, लेकिन उसका आत्मविश्वास खत्म हो चुका था। वह रागिनी के दबाव और पकड़े जाने के डर के बीच फंस गया था। समय नहीं है, मेरे जाते ही यहां जांच एजेंसी के लोग आएंगे और वे मुझसे कहीं ज्यादा सख्ती से पेश आएंगे। रागिनी ने उठने का नाटक किया तो विक्रम राणा ने तुरंत मुंह खोला। रुको रुको, मैं बताता हूं। विक्रम राणा ने थूक निगली और चारों ओर देखा जैसे कोई सुन रहा हो। उसने अपनी आवाज धीमी की। नियंत्रण रेखा लोक के पास नो मैंस लैंड में एक पुरानी फैक्ट्री है, वही उनका अड्डा है। पुरानी फैक्ट्री? वहां क्या होता है? तेल, सेना का डीजल और दूसरा सामान चुराकर वहां से प्राइवेट ठेकेदारों को बेचा जाता है। ग्रीन वैली सप्लायर्स तो बस उस काले धन को सफेद करने का एक जरिया है। रागिनी की भौहें तन गईं। यह सिर्फ गब्बन नहीं, बल्कि सेना के सामान की चोरी और तस्करी का एक संगठित गिरोह था। मामला बहुत बड़ा था। उस फैक्ट्री की जगह पुंछ सेक्टर में एक पुरानी टेक्सटाइल मिल है। रात के 11 बजे के बाद वहां ट्रक आते जाते हैं। मैं तो बस आंखें बंद रखने और कुछ हिस्सा लेने का काम करता था। असली खिलाड़ी तो कोई और है। कौन है असली खिलाड़ी? ये मैं भी नहीं जानता। उसे सब साहब कहते हैं। मैंने कभी उसका चेहरा नहीं देखा। रागिनी समझ गई कि विक्रम राणा सच बोल रहा है। डरा हुआ इंसान झूठ गढ़ने की हालत में नहीं होता। पूछताछ कक्ष से निकलकर रागिनी ने तुरंत कैप्टन आदित्य को बुलाया। एक टीम तैयार करो। पैरा एसएफ में मेरे साथ काम कर चुके लोग और मिलिट्री पुलिस की स्पेशल टीम के भरोसेमंद जवान। मैडम, आप कहां हमला करने की सोच रही हैं? लोसी के पास, उस पुरानी फैक्ट्री पर। आज रात हम उनकी पूंछ नहीं, बल्कि उनका दिल काटेंगे। रागिनी ने आसमान की ओर देखा। सूरज ढल रहा था और अंधेरा छा रहा था। उनके सक्रिय होने का समय हो गया था। लेकिन मैडम, वह इलाका हमारे अधिकार में तो है, लेकिन वहां आम लोगों का आना जाना मना है। प्रक्रिया बहुत जटिल है। ऊपर से इजाजत लेनी होगी। इजाजत का इंतजार किया तो वे सारे सबूत मिटाकर भाग जाएंगे। इसे युद्ध जैसी स्थिति का ऑपरेशन माना जाएगा। जिम्मेदारी मेरी है। रागिनी का फैसला अटल था। उन्होंने अपने क्वार्टर जाकर वर्दी उतार दी। उसकी जगह उन्होंने शरीर से चिपका हुआ एक काला टैक्टिकल सूट पहना। कमर पर एक डंडा और एक लड़ाकू चाकू लगाया। उन्होंने बंदूक नहीं ली। लोस के पास गोलीबारी से दुश्मन देश को उकसावा मिल सकता था और यह एक बड़े युद्ध का कारण बन सकता था। साथ ही जहां तेल का काम हो, वहां हथियार का इस्तेमाल आत्महत्या करने जैसा था। तैयार हो? चेहरे पर काला पेंट लगाते हुए रागिनी ने पूछा। उनके पीछे 10 बेहतरीन जवान खड़े थे। उनकी आंखें रात के तारों की तरह ठंडी और तेज थीं। तैयार हैं मैडम? चलो। लक्ष्य है पूरी तरह कब्जा करना और सबूत इकट्ठा करना, चुपचाप और तेजी से। रागिनी और उनकी टीम को लेकर बिना लाइट वाली गाड़ियां अंधेरे में घुस गईं। हेडलाइट बंद करके नाइट विजन गॉगल्स के सहारे चलती हुई गाड़ियां शिकार पर निकले भेड़ियों के झुंड जैसी लग रही थीं। चेकपोस्ट पार करके नो मैंस लैंड में घुसते ही एक पुराना जंग लगा गेट दिखा। यह वही पुरानी टेक्सटाइल मिल थी। बाहर से तो यह एक खंडहर लग रही थी, लेकिन रागिनी की तेज इंद्रियों ने फैक्ट्री के अंदर से आती हल्की कंपन और लोगों की मौजूदगी को भांप लिया। गाड़ियां यहीं रुको, पैदल आगे बढ़ेंगे। रागिनी ने हाथ के इशारे से टीम को निर्देश दिया। वे बिना आवाज किए फैक्ट्री की दीवार फांद गए। झिंगुरों की आवाज भी नहीं आ रही थी। ऐसी खामोशी में तनाव बढ़ता जा रहा था। यह सिर्फ अपराधियों को पकड़ना नहीं था,
यह देश की सुरक्षा को बेचने वाले गद्दारों के खिलाफ एक जंग थी और उस जंग की अग्रिम पंक्ति पर भारतीय सेना की सबसे कम उम्र की महिला लेफ्टिनेंट जनरल रागिनी राठौर खड़ी थीं। पुरानी फैक्ट्री के अंदर का माहौल डरावना था। टूटी खिड़कियों से आती चांदनी धूल भरी मशीनों पर पड़ रही थी। रागिनी और उनकी टीम परछाई की तरह दीवारों से सटकर आगे बढ़ रही थी। फैक्ट्री के अंदरूनी हिस्से से हल्की रोशनी और लोगों की फुसफुसाहट की आवाज आ रही थी। रुको, रागिनी ने मुट्ठी भींचकर इशारा किया। उन्होंने एक आड़ के पीछे छिपकर अंदर झांका। एक बड़े से गोदाम में सेना के 2 तेल टैंकर खड़े थे और उनके बगल में प्राइवेट नंबर प्लेट वाले ट्रक कतार में लगे थे। करीब 10-12 लोग मोटे पाइप से सेना का तेल प्राइवेट ट्रकों में भर रहे थे। अबे जल्दी जल्दी करो, आज का माल पूरा नहीं हुआ तो साहब जान ले लेंगे, एक मोटे ताजे आदमी ने चिल्लाया जो उनका लीडर लग रहा था। उन्होंने वर्दी नहीं पहनी थी, लेकिन उनके छोटे बाल और मजबूत शरीर से लग रहा था कि वे या तो हाल ही में रिटायर हुए सैनिक हैं या पेशेवर गुंडे। स्थिति साफ है, तेल की चोरी हो रही है, लोग 12 हैं, हथियार हो सकते हैं। रागिनी ने अपने रेडियो के माइक पर धीरे से कहा। कैप्टन आदित्य ने इशारे से पूछा, अंदर घुसें। रागिनी ने एक पल सोचा, अगर अभी हमला किया तो उन्हें रंगे हाथों पकड़ा तो जा सकता है, लेकिन असली मास्टरमाइंड तक पहुंचना मुश्किल होगा। लेकिन हर पल सेना का पैसा यानी तेल चोरी हो रहा था। तभी गोदाम के कोने में बने ऑफिस से एक सूट पहना हुआ आदमी बाहर निकला। वह दिखने में तो सभ्य था, लेकिन उसकी आंखें सांप की तरह शातिर थीं। सुनो सुपरवाइजर, यह काम ठीक से हो गया तो इस बार बोनस मोटा मिलेगा। सुना है कोई नई कोर कमांडर आई है जो बहुत उछल रही है, ध्यान रखना कोई गलती ना हो। चिंता मत कीजिए मैनेजर साहब, ये नो मैंस लैंड है, यहां कोर कमांडर का बाप भी नहीं आ सकता। और ऊपर से तो आप लोग सब संभाल ही रहे हैं ना। हाँ हाँ हाँ, सूट वाले आदमी ने नीचता से हौंसते हुए सिगरेट मुंह में रखी और उसने लाइटर जलाया। चिंग, अब रागिनी ने फैसला किया। लाइटर की चिंगारी अगर तेल की भाप के संपर्क में आती तो एक बड़ा धमाका हो सकता था। इन लोगों की लापरवाही हद से ज्यादा थी। रागिनी ने जमीन से एक पत्थर उठाकर दूसरी तरफ की दीवार पर फेंका। टंग, एक तेज आवाज हुई और काम कर रहे लोगों की नजरें उस ओर घूम गईं। क्या था? चूहा है क्या? उस एक पल का फायदा उठाकर रागिनी अंधेरे से बाहर निकली। उनका निशाना सबसे खतरनाक आदमी था, लाइटर वाला मैनेजर। रागिनी ने पलक झपकते ही दूरी तय की और मैनेजर की कलाई पकड़कर मरोड़ दी। लाइटर जमीन पर गिरने से पहले ही रागिनी के पैर ने उसे दूर उछाल दिया। साथ ही उनकी कोहनी ने उस आदमी की छाती पर जोरदार वार किया। वह बिना आवाज निकाले जमीन पर ढेर हो गया। कौन है? पुलिस? अरे ये तो फौजी है, पकड़ो इसे। सुपरवाइजर ने एक लोहे का पाइप उठाकर चिल्लाया। बाकी लोग भी रिंच और डंडे लेकर दौड़े। हमला! रागिनी के चिल्लाने के साथ ही छिपे हुए जवान गोदाम में घुस आए। एक घमासान लड़ाई शुरू हो गई। संकरे रास्तों और मशीनों के बीच हाथापाई होने लगी। दुश्मन के लोग भले ही हट्टे कट्टे थे, लेकिन रागिनी के जवान जान लेने की कला में माहिर थे। कैप्टन आदित्य ने एक आदमी के पाइप वाले हमले से बचते हुए उसके घुटने पर लात मारी। हड्डी टूटने की आवाज के साथ वह आदमी चीख पड़ा। दूसरे जवान मार्शल आर्ट्स का इस्तेमाल करके दुश्मनों को जमीन पर पटक रहे थे। रागिनी घिर गई थीं। सुपरवाइजर और 2 और गुंडों ने उन्हें घेर लिया था। कहां से आई रे तू, छोकरी? सुपरवाइजर ने पूरी ताकत से पाइप घुमाया। वूश की आवाज के साथ वह एक जानलेवा हमला था, लेकिन रागिनी एक कागज के अंतर से पीछे झुककर बच गईं। जैसे ही पाइप हवा में गया, उन्होंने उस गति का फायदा उठाकर आगे बढ़ी। तुम्हारी चाल बहुत धीमी है। रागिनी का डंडा खुला और सुपरवाइजर की कलाई पर लगा। पाइप छूटते ही रागिनी की एक घूमती हुई किक उसके झबड़े पर पड़ी। वह विशाल आदमी एक लकड़ी के टुकड़े की तरह गिर पड़ा। बचे हुए 2 लोग एक साथ दौड़े, लेकिन रागिनी घबराई नहीं। उन्होंने एक का हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींचा और दूसरे के हमले के लिए ढाल बना लिया। अरे, दोनों आपस में टकरा गए। इस बीच रागिनी एक नर्तकी की तरह उनके बीच से निकली और उनके कमजोर अंगों पर वार किया। गर्दन, घुटना, छाती, सटीक और तेज हमलों से वे विशाल आदमी एक एक करके गिर पड़े। 5 मिनट से भी कम समय में गोदाम में सिर्फ कराहने की आवाजें थीं। सभी 12 गुंडे जमीन पर पड़े थे। रागिनी ने अपनी सांसें संभाली और गिरे हुए मैनेजर के पास गईं।
वह दर्द से कराहता हुआ भागने की कोशिश कर रहा था। रागिनी ने अपने फौजी जूते से उसकी छाती दबा दी। मैनेजर है ना? तुम्हारा वो साहब कौन है? तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो। तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूं। यह डायलॉग पुराना हो गया। विक्रम राणा भी यही कह रहा था। रागिनी ने जमीन पर पड़ा उस आदमी का फोन उठाया। वह लॉक था, लेकिन उन्होंने जबरदस्ती उसका अंगूठा फिंगरप्रिंट सेंसर पर लगाया। टिंग! लॉक खुल गया और कॉल हिस्ट्री सामने आ गई। सबसे ताजा कॉल साहब नाम से सेव थी। रागिनी ने बिना सोचे समझे कॉल बटन दबा दिया। कुछ रिंग के बाद एक भारी आवाज आई। हाँ मैनेजर, काम हो गया? तेल निकल गया सारा? रागिनी कुछ पल चुप रही और फिर बोली, अफसोस है मैनेजर साहब अभी जवाब देने की हालत में नहीं है। क्या मैं उनकी तरफ से आपको कुछ बता सकती हूं? फोन के उस पार सन्नाटा छा गया। घबराहट साफ महसूस हो रही थी। कौन हो तुम? एक्स कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल रागिनी राठौर। आपकी आवाज जानी पहचानी लग रही है साहब। शायद पिछले महीने संसद की रक्षा समिति की पार्टी में आपसे मिली थी। रागिनी की याददाश्त तेजी से काम कर रही थी। यह आवाज, यह लहजा उन्होंने जरूर सुना था। वह थे पूर्व रक्षा सचिव और वर्तमान में सत्ताधारी पार्टी के रक्षा सलाहकार हरिशंकर पांडे। एक ऐसा नाम जो सेना से रिटायर होने के बाद राजनीति में आकर रक्षा सौदों में दलाली के लिए मशहूर था। लेफ्टिनेंट जनरल रागिनी, तुम अपनी हद पार कर रही हो। तुम्हें पता है तुम कहां घुस आई हो? यह वो जगह है जिसे तुम्हें नहीं छूना चाहिए था। हद? मुझे तो यह चूहों का एक बिल लग रहा है। आज से तुम लोगों की यह गंदी कमाई बंद, और बहुत जल्द मैं तुमसे मिलने आऊंगी। हथकड़ी तैयार रखना। हाँ, बड़ी हिम्मत है। एक औरत जनरल क्या बन गई? दुनिया से डरना ही भूल गई। ठीक है, कोशिश करके देख लो। तुम जीतती हो या चुपचाप गायब हो जाती हो। फोन कट गया। यह एक धमकी थी, लेकिन रागिनी को डर के बजाय एक रोमांच महसूस हुआ। वे लोग घबरा गए थे। उन्होंने उनकी दुखती रग पर हाथ रख दिया था। आदित्य जी मैडम, इन सबको मिलिट्री पुलिस के हवाले करो और यहां मौजूद सारे रजिस्टर, कंप्यूटर, गाड़ियों के डैश कैम सब कुछ कब्जे में ले लो। आज रात कोई नहीं सोएगा, समझ गया? मैडम। जवान तेजी से काम करने लगे। रागिनी गोदाम से बाहर आईं। रात की हवा ठंडी थी, लेकिन उनका शरीर गर्म था। दूर से सायरन की आवाज आ रही थी। मदद के लिए भेजी गई टीम पहुंच रही थी। रागिनी ने अंधेरे में डूबी नियंत्रण रेखा की बाड़ को देखा। घना कोहरा था। उस कोहरे में छिपकर उन्हें घूर रहे विशाल राक्षस। विक्रम राणा तो सिर्फ एक पूंछ था। असली लड़ाई तो अब शुरू हुई थी। हरिशंकर पांडे और उसके पीछे छिपे हुए लोग, सब बाहर आओ। मैं एक एक करके तुम्हें कुचल दूंगी। रागिनी ने अपनी मुट्ठी भींच ली। उनके पीछे एक विशाल परछाई उभर रही थी। यह सिर्फ अंधेरा नहीं था, बल्कि उस बड़ी जंग की शुरुआत थी जिसे उन्हें लड़ना था। अगली सुबह एक्स कोर हेडक्वार्टर में मधुमक्खी के छत्ते की तरह हलचल थी, लेकिन यह शोर रागिनी द्वारा पकड़े गए तेल चोरी कांड की सफलता के कारण नहीं था। टेलीविजन न्यूज एंकर की तेज आवाज हेडक्वार्टर की लॉबी में गूंज रही थी। ब्रेकिंग न्यूज! सेना की सबसे कम उम्र की महिला कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल रागिनी राठौर पर आम नागरिकों के साथ बर्बरतापूर्वक मारपीट करने का आरोप लगा है। पीड़ितों का कहना है कि वे एक सामान्य लॉजिस्टिक्स कंपनी के कर्मचारी हैं और कोर कमांडर के नेतृत्व में आए सशस्त्र सैनिकों ने उन पर बिना किसी कारण के हमला किया। स्क्रीन पर पट्टियों में लिपटा हुआ कल रात का वही मैनेजर अस्पताल के बिस्तर पर लेटा इंटरव्यू दे रहा था। हम तो बस सेना से निकलने वाले बेकार तेल को उठाने गए थे कि अचानक वे लोग आए और हमें जानवरों की तरह पीटने लगे। यह एक घिनौना नाटक था। जनता की राय तुरंत भड़क उठी। इंटरनेट पर लोग रागिनी के खिलाफ गालियां लिख रहे थे। फौजी है या गुंडा, सत्ता का नशा है। औरत है इसलिए ज्यादा छूट दे दी। ऐसी भद्दी टिप्पणियां आ रही थीं। अपने ऑफिस में न्यूज देख रहे कैप्टन आदित्य ने गुस्से में रिमोट फेंकने के लिए उठा लिया। कमीने, बेशर्मी की भी हद होती है। चोर अब खुद को पीड़ित बता रहे हैं। हमें तुरंत इसका खंडन करना चाहिए। रागिनी खिड़की के पास खड़ी दूर बहती झेलम नदी को देख रही थीं। उनका चेहरा तूफानी समुद्र के बीच खड़ी चट्टान की तरह शांत था। मुझे इसका अंदेशा था आदित्य। वे जानते हैं कि कानून से ज्यादा खतरनाक जनमत होता है। अपने गुनाह को छिपाने के लिए वे मुझे एक खलनायिका बना रहे हैं। तभी ऑफिस का दरवाजा जोर से खुला और आर्मी हेडक्वार्टर की जांच टीम के कर्नल अंदर घुसे। लेफ्टिनेंट जनरल रागिनी,
मैं आर्मी हेडक्वार्टर जांच टीम का प्रमुख हूं। आम नागरिकों को अवैध रूप से हिरासत में रखने और मारपीट करने के आरोप में आपके खिलाफ तत्काल जांच का आदेश दिया गया है। आपको तुरंत कोर कमांडर के पद से निलंबित किया जाता है। जांच के लिए हमारे साथ चलिए। कैप्टन आदित्य ने उनका रास्ता रोका। आप मजाक कर रहे हैं? मैडम ने एक अपराध को रोका है। अपराधियों को पकड़ने पर इनाम की जगह निलंबन? हट जाओ, ये ऊपर का आदेश है। जांच टीम के प्रमुख और आदित्य के बीच तनाव बढ़ गया। रागिनी की धीमी लेकिन दृढ़ आवाज ने माहौल को शांत किया। हट जाओ आदित्य। लेकिन मैडम, यह आदेश है। मैं पाक साफ हूं। जांच से सच सामने आ जाएगा। रागिनी ने आदित्य के कंधे पर हाथ रखा और जांच टीम के प्रमुख की ओर बढ़ी। चलिए, लेकिन याद रखिएगा, सच को जितना दबाने की कोशिश करेंगे उसकी कीमत उतनी ही भयानक होगी। जांच टीम का प्रमुख रागिनी की तेज नजरों से एक पल के लिए घबरा गया, लेकिन फिर शांत होने का नाटक करते हुए उन्हें ले गया। रागिनी को जाते देख आदित्य ने गुस्से में अपनी मुट्ठी भींच ली। जांच उबाऊ और एक तरफा थी। जांचकर्ता तेल चोरी के सबूतों को नजरअंदाज कर रहे थे और सिर्फ रागिनी द्वारा की गई हिंसा पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे। जनरल, आपने उस समय डंडे का इस्तेमाल किया था, जबकि उनके पास कोई हथियार नहीं था। 12 हट्टे कट्टे आदमी लोहे के पाइप और रिंच लेकर हमला कर रहे थे। क्या वह हथियार नहीं है, खिलौना है? उनका कहना है कि वे काम करने के औजार थे। औजारों से किसी के सिर पर हमला किया जाता है। बकवास बंद करो और उस चोरी हुए तेल के हिसाब किताब की जांच करो। जो सबूत मैंने अपने ऑफिस की तिजोरी में रखे थे वे आपकी टीम ने ही लिए हैं, है ना? जांचकर्ता घबरा गया और कागज पलटने लगा। वो रजिस्टर अभी खो गया है। मतलब लाते समय कुछ गड़बड़ हो गई, हम उसे ढूंढ रहे हैं। रागिनी हंस पड़ी। खो गया? भारतीय सेना की जांच टीम से सबूत खो गया? यह तो एक तयशुदा नाटक है। वह कुर्सी पर आराम से बैठ गईं। यह जांच सिर्फ एक दिखावा थी, नतीजा पहले से तय था। लेफ्टिनेंट जनरल रागिनी को बर्खास्त किया जाएगा। वे लोग समय बर्बाद करके रागिनी को उलझा रहे थे और पीछे से सबूत मिटा रहे थे। रात 10 बजे जांच में एक ब्रेक के दौरान रागिनी बाथरूम गईं। बाहर एक संतरी था, लेकिन उसने रोका नहीं। बाथरूम के अंदर जाकर रागिनी ने अपने जूते की एड्डी में छिपाया हुआ एक छोटा संचार उपकरण निकाला। यह पैरा एसएफ के दिनों का एक आपातकालीन संपर्क साधन था। आदित्य, सुन रहे हो? जी मैडम, आप ठीक हैं? ईयरफोन से आदित्य की घबराई हुई आवाज आई। मैं ठीक हूं। यहां के हालात बहुत खराब हैं। जांच टीम ने ऑफिस का कोना कोना छान मारा है। वे सारे हार्ड डिस्क और कागजात ले गए। सबूत खत्म हो गए हैं। रागिनी की आंखें सिकुड़ गईं। उन्हें इसका अंदेशा था, लेकिन दुश्मन की चाल बहुत तेज थी। नहीं, एक चीज बची है। क्या मतलब मैडम? कल मैंने उस मैनेजर का फोन भी उठाया था। जांच टीम ने जब मेरी तलाशी ली तो फोन तो ले लिया, लेकिन उसका सिम कार्ड मैंने पहले ही निकाल लिया था। वह अभी मेरी वर्दी की जेब में है। वाह मैडम, आप सच में। उस सिम में उनकी सारी बातचीत, मैसेज और पैसे के लेन देन का रिकॉर्ड होगा। यह हमारा आखिरी पत्ता है। उसे मैं आप तक कैसे पहुंचाऊं? हेडक्वार्टर को सील कर दिया गया है। आज आधी रात को वे मुझे एक गाड़ी में किसी और जगह ले जाएंगे। वे दिल्ली जयपुर हाईवे से जाएंगे। मानेसर के पास एक ढाबा है, वही हमारी जगह होगी। क्या आप भागने की सोच रही हैं? यह भागना नहीं है, यह रणनीति के तहत पीछे हटना है ताकि पलटवार कर सकें। तैयार रहो। संचार बंद करके रागिनी ने सिम कार्ड को कसकर पकड़ लिया। अगर यह भी चला गया तो सब खत्म। आधी रात को रागिनी को लेकर एक काली गाड़ी आर्मी हेडक्वार्टर से निकलकर दिल्ली जयपुर हाईवे पर आ गई। आगे पीछे मिलिट्री पुलिस की गाड़ियां थीं। गाड़ी में एक जांचकर्ता, एक ड्राइवर और रागिनी थीं। हल्की हल्की बारिश हो रही थी। हाईवे की लाइटें बारिश में धुंधली लग रही थीं। रागिनी मौके का इंतजार कर रही थीं। तभी दूसरी तरफ से बिना लाइट जलाए एक डंपर ट्रक डिवाइडर तोड़ता हुआ उनकी ओर आया। अरे ये क्या? ड्राइवर ने चीखते हुए स्टीयरिंग घुमाया। धड़ाम! डंपर ने रागिनी की गाड़ी को साइड से टक्कर मारी। गाड़ी कागज की तरह मुड़ गई और कई बार घूमकर गार्डरेल से टकराकर रुक गई। आगे पीछे की गाड़ियां भी आपस में टकरा गईं। यह कोई दुर्घटना नहीं थी, यह रागिनी को खत्म करने की एक कोशिश थी। पिचकी हुई गाड़ी से धुआं उठ रहा था। ड्राइवर और जांचकर्ता बेहोश थे। रागिनी के माथे से भी खून बह रहा था,
लेकिन उन्होंने टक्कर से ठीक पहले खुद को सिकोड़ लिया था, इसलिए उन्हें गंभीर चोट नहीं आई। उफ! रागिनी ने टूटी हुई खिड़की को लात मारी। दरवाजा नहीं खुल रहा था। उन्होंने पूरी ताकत से मुड़े हुए फ्रेम को धकेला। देखो, अंदर है क्या? मर गई हो तो लाश ही ले जानी होगी। बाहर से आवाजें आईं। ये डंपर वाले थे जो यह पक्का करने आए थे कि काम हुआ या नहीं। रागिनी ने हाथ में एक टूटा हुआ शीशा उठा लिया। उनके पास कोई हथियार नहीं था, एक घायल शरीर और शीशे का एक टुकड़ा, लेकिन वह रागिनी थी। जैसे ही वे लोग गाड़ी में झोंकने के लिए आए, रागिनी बाहर निकली। आह! उन्होंने सबसे पहले वाले आदमी की गर्दन पर शीशे से वार किया। घाव गहरा नहीं था, लेकिन वह घबराकर पीछे हट गया। रागिनी ने इस मौके का फायदा उठाकर उसके हाथ से बेसबॉल का बैट छीन लिया। बस इतना ही? मुझे मारने के लिए तो तुम्हें टैंक लाना चाहिए था। खून से लथपथ रागिनी ने बैट को कसकर पकड़ा। बारिश में खड़ी वह नरक से लौटी किसी योद्धा जैसी लग रही थी। इस औरत को खत्म कर दो। बचे हुए 3 लोग एक साथ दौड़े। रागिनी घायल पैर के बावजूद उनके हमलों से बच रही थी। टंग टंग बैट और लोहे के पाइप टकरा रहे थे, लेकिन वह अकेली थीं। खून बहने से उनकी आंखों के आगे अंधेरा छा रहा था। एक आदमी ने पीछे से उनके सिर पर पाइप से वार किया। धम! एक आवाज हुई, लेकिन गिरी रागिनी नहीं। पीछे वाला आदमी चीखता हुआ जमीन पर पड़ा था। अंधेरे से एक मोटरसाइकिल निकली। हेलमेट पहने एक राइडर ने उड़ती हुई लात मारकर बाकी गुंडों को भी गिरा दिया। मैडम! देर हो गई। हेलमेट उतारते ही कैप्टन आदित्य का चेहरा दिखा। उसने रागिनी को सहारा देकर मोटरसाइकिल पर बिठाया। समय तो बिल्कुल सही है, चलो। मोटरसाइकिल बारिश को चीरती हुई अंधेरे में गायब हो गई। दिल्ली के बाहरी इलाके में एक कबाड़खाने के कोने में एक कंटेनर था। बाहर से तो यह एक मामूली ऑफिस लगता था, लेकिन अंदर यह पैरा एसएफ के रिटायर्ड जवानों का एक गुप्त अड्डा था जो आधुनिक उपकरणों से लैस था। रागिनी का यहीं इलाज हुआ। माथे पर पट्टी और हाथ पर बैंडेज बांधा था। दर्द था, लेकिन उन्होंने दर्द की दवा नहीं ली। उन्हें अपना दिमाग साफ रखना था। विश्लेषण हुआ? रागिनी ने लैपटॉप पर बैठे एक विशेषज्ञ से पूछा। वह पैरा एसएफ में उनके साथ काम कर चुका हवलदार पांडे था, जो अब एक सिक्योरिटी कंपनी में काम करता था। जी मैडम, यह सिम कार्ड तो एक खजाना है। मैनेजर और हरिशंकर पांडे के बीच के सारे मैसेज, कॉल रिकॉर्डिंग और सबसे जरूरी काले धन के हिसाब किताब की तस्वीरें हैं। पांडे ने स्क्रीन पर कुछ फाइलें खोली। उसमें पैसों का हिसाब, अकाउंट नंबर और उन लोगों के नाम थे जिन्हें पैसा भेजा गया था। हरिशंकर पांडे और उसके ऊपर के लोग, पूरी सूची है। रागिनी की आंखें चमक उठीं। सूची में सेना के अधिकारियों के साथ साथ उद्योगपतियों और नेताओं के नाम भी थे। यह एक बहुत बड़ा गिरोह था। लेकिन मैडम, यह काफी नहीं है। यह डिजिटल सबूत है। वे इसे नकली बता सकते हैं। हमें असली रजिस्टर या उन्हें रंगे हाथों पकड़ना होगा, कैप्टन आदित्य ने कहा। रागिनी ने स्क्रीन पर एक तारीख की ओर इशारा किया। आज रात स्क्रीन पर लिखा था 28 दिसंबर, रात 2 बजे, मुंबई पोर्ट, जेटी नंबर 4, कार्गो शिपमेंट। वे सोच रहे हैं कि मैं या तो मर चुकी हूं या किसी काम की नहीं रही। वे बचे हुए माल को विदेश भेजकर सबूत मिटाना चाहते हैं। मुंबई पोर्ट हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर है और हम भगोड़े हैं। हम सेना की मदद नहीं ले सकते। सेना की जरूरत नहीं है, हम काफी हैं। रागिनी उठी। आदित्य, पांडे और बाकी 5 लोग। आज हम भूत बनेंगे, बिना वर्दी, बिना रैंक। हम परछाई बनकर दुश्मन का गला काटेंगे। समझ गए मैडम? जवानों की आंखों में एक नई चमक आ गई। सुबह 1 बजे मुंबई पोर्ट पर समुद्र की हवा तेज और ठंडी थी। विशाल क्रेनें राक्षसों की तरह खड़ी थीं। एक पुराने मालवाहक जहाज पर कंटेनर लादे जा रहे थे। रागिनी और उनकी टीम मजदूरों के भेष में अंदर घुस गई। उनका लक्ष्य था, 1, यह साबित करना कि कंटेनर में सेना का चुराया हुआ सामान है और सबूत इकट्ठा करना। 2, मौके पर मौजूद सबसे बड़े आदमी को जिंदा पकड़ना। रागिनी एक सीढ़ी से चढ़कर जहाज के डेक पर पहुंच गईं। डेक पर राइफल लिए कुछ विदेशी भाड़े के सैनिक पहरा दे रहे थे। यह एक बड़ा खेल था। रागिनी एक कंटेनर के पीछे छिप गईं। एक सैनिक उनकी ओर आया। दूरी 3 मीटर, 2 मीटर, 1 मीटर। झप! रागिनी का हाथ अंधेरे से निकला और सैनिक का मुंह बंद करके उसकी गर्दन मरोड़ दी। वह बिना आवाज किए बेहोश हो गया। वह जहाज के कैप्टन के केबिन की ओर बढ़ी। अंदर बत्ती जल रही थी।
उन्होंने खिड़की से झांका। अंदर एक जाना पहचाना चेहरा था, हरिशंकर पांडे। वह व्हिस्की पीते हुए कैप्टन से हंसकर बात कर रहा था। यह काम हो गया तो जिंदगी भर ऐश करेंगे। उस औरत की वजह से डर लग रहा था, लेकिन अच्छा हुआ डंपर के नीचे आकर मर गई। आपकी योजना कमाल की है साहब। एक कोर कमांडर को रास्ते से हटाना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं। यह सुनकर रागिनी की मुट्ठी भींच गई। उन्होंने एक स्टन ग्रेनेड निकाला। 3, 2, 1 खटाक। रागिनी ने खिड़की तोड़कर ग्रेनेड अंदर फेंक दिया। एक तेज रोशनी और धमाके के साथ अंदर मौजूद लोग आंखों पर हाथ रखकर चीखने लगे। आह, मेरी आंखें। रागिनी खिड़की से अंदर कूदी। धुएं में उन्होंने कैप्टन और गार्ड्स को पलक झपकते ही ढेर कर दिया और हरिशंकर पांडे का गिरेबान पकड़ लिया। नमस्ते साहब, मैं नरक से वापस आ गई। हरिशंकर पांडे ने आंखें मलते हुए रागिनी को देखा। वह भूत देखने की तरह डर गया। तुम जिंदा कैसे हो? तुम्हारे भेजे हुए यमराज ने मुझे लेने से मना कर दिया। कहा अभी मेरा काम बाकी है। रागिनी ने उसे दीवार से सटा दिया। मुझे छोड़ दो। पैसा चाहिए? जितना कहोगी दूंगा। पैसा नहीं, मुझे तुम्हारी जुबान से निकला सच चाहिए। तभी बाहर से गोलियों की आवाज आई। मैडम, दुश्मन आ गए हैं, हम घिर गए हैं। आदित्य की आवाज रेडियो पर आई। रागिनी ने हरिशंकर पांडे को ढाल बनाया और केबिन का दरवाजा बंद कर दिया। यह बुलेट प्रूफ शीशा है, वे अंदर नहीं आ सकते। पांडे ने कांपते हुए कहा। तो हम यहां फंस गए? रागिनी मुस्कुराई। उन्होंने केबिन का पब्लिक एड्रेस सिस्टम चालू किया और माइक उठाया। बाहर मौजूद सैनिकों, सुनो, तुम्हारा मालिक हरिशंकर पांडे मेरे कब्जे में है। अगर कोई होशियारी की तो सबसे पहले इसकी गर्दन कटेगी। बाहर गोलियां रुक गईं। रागिनी ने पांडे की गर्दन पर एक टूटा हुआ शीशा रख दिया। चलो, अब पूरे देश को एक लाइव शो दिखाते हैं। रागिनी ने पांडे हवलदार को इशारा किया। कनेक्ट हो गया। मैडम, यह सब अभी रक्षा मंत्रालय की वेबसाइट और न्यूज चैनलों पर लाइव है। पांडे ने अपनी हैकिंग की कला से सब कुछ लाइव कर दिया था। स्क्रीन पर खून से लथपथ रागिनी डरे हुए हरिशंकर पांडे को पकड़े हुए दिख रही थी। भारत के लोगों, मैं लेफ्टिनेंट जनरल रागिनी राठौर हूं। मेरे कब्जे में सेना के भ्रष्टाचार का सरगना हरिशंकर पांडे है। इस जहाज पर आपके टैक्स के पैसे से खरीदा गया सेना का सामान है। इन लोगों ने मुझे मारने की कोशिश की, लेकिन मैं जिंदा हूं और अब मैं इंसाफ करूंगी। उन्होंने पांडे को कैमरे के सामने धकेला। बताओ, तुम्हारे पीछे कौन है, वरना तुम मेरे साथ यहीं समुद्र में डूब जाओगे। रागिनी ने केबिन के सेल्फ डिस्ट्रक्ट बटन का कवर खोला। नहीं, मैं बताता हूं, सब कुछ सांसद गजेंद्र सिंह ने करवाया है। वही असली मास्टरमाइंड है। मैं तो बस आदेश मान रहा था। पूरे देश में लाइव प्रसारित हुआ यह कबूलनामा एक परमाणु बम जैसा था। एक बड़े नेता का नाम आते ही सब हैरान रह गए। बाहर मौजूद भाड़े के सैनिक भागने लगे। सायरन की आवाजें आने लगीं। इस बार पुलिस और कोस्ट गार्ड थे जो लाइव प्रसारण देखकर आए थे। रागिनी ने पांडे को जमीन पर पटक दिया। तनाव खत्म होते ही उनके पैरों से जान निकल गई, लेकिन वह गिरी नहीं। खत्म हुआ। केबिन की खिड़की से सुबह की पहली किरण आ रही थी। सूरज समुद्र से निकल रहा था। एक लंबी रात खत्म हुई थी। आदित्य और पांडे दरवाजा तोड़कर अंदर आए। मैडम, हमने कर दिखाया। रागिनी ने खून से सने चेहरे पर एक हल्की मुस्कान के साथ कहा। हाँ, अब घर चलते हैं, चलकर नहाएंगे और खाना खाएंगे। वह गर्व से बाहर निकली। उनके पीछे सुबह की सुनहरी धूप चमक रही थी। यह जीत की और न्याय की रोशनी थी। मुंबई पोर्ट से हुआ लाइव प्रसारण भारत में एक भूचाल ले आया। अपने फोन पर रागिनी का खून से सना चेहरा और हरिशंकर पांडे का कबूलनामा देखकर लोग गुस्से और सदमे में थे। प्रधानमंत्री कार्यालय की वेबसाइट क्रैश हो गई और दिल्ली के इंडिया गेट पर आधी रात को भी मोमबत्तियां लिए लोग इकट्ठा होने लगे। लेकिन राक्षस इतनी आसानी से नहीं मरता। प्रसारण के तुरंत बाद सांसद गजेंद्र सिंह के ऑफिस ने एक बयान जारी किया। यह एक नकली डीप फेक वीडियो है। लेफ्टिनेंट जनरल रागिनी एक मानसिक रूप से अस्थिर अधिकारी हैं जो सेना में तख्ता पलट की कोशिश कर रही हैं। हरिशंकर पांडे से जबरदस्ती झूठा बयान दिलवाया गया। यह एक बेशर्म झूठ था, लेकिन उनके पास मीडिया और सत्ता की ताकत थी। कुछ न्यूज चैनलों ने गजेंद्र सिंह की कहानी को सच मानकर महिला जनरल की तख्ता पलट की साजिश जैसी हेडलाइन चलाई। आर्मी हेडक्वार्टर में बैठे भ्रष्ट अधिकारियों ने भी तुरंत कार्रवाई की। एक्स कोर कमांडर
लेफ्टिनेंट जनरल रागिनी को देशद्रोह और बगावत के आरोप में गिरफ्तार किया जाए। विरोध करने पर गोली मारने की इजाजत है। रागिनी और उनकी टीम, जो कुछ देर पहले हीरो थे, अब भगोड़े बन गए थे। मुंबई से निकलकर वे अपने गुप्त अड्डे यानी कबाड़खाने के कंटेनर में वापस आए। मैडम, हालात बहुत खराब हैं। पुलिस और मिलिट्री ने सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। गजेंद्र सिंह ने हमें ढूंढने के लिए प्राइवेट सिक्योरिटी भी लगा दी है। वे हमें गिरफ्तार नहीं बल्कि खत्म करना चाहते हैं, कैप्टन आदित्य ने कहा। रागिनी ने शांति से एक नक्शा खोला। अगर हम छिप गए तो उनका झूठ सच बन जाएगा। हम सामने से मुकाबला करेंगे। सामने से कहां जाएंगे हम? जहां गजेंद्र सिंह है, दिल्ली में संसद भवन। सब हैरान रह गए। भगोड़े होकर देश की राजनीति के केंद्र में जाना आत्महत्या करने जैसा था। वह मीडिया के पीछे छिपा है। मुझे खुद सामने जाकर जिंदा सबूत पेश करना होगा। हरिशंकर पांडे और यह हिसाब किताब। तभी पांडे चिल्लाया, मैडम, गजेंद्र सिंह की लोकेशन मिली। वह संसद नहीं, दिल्ली एयरपोर्ट जा रहा है। वह अपना प्राइवेट प्लेन लेकर देश से भागने की तैयारी में है। भाग रहा है। रागिनी की आंखें चमक उठीं। अगर गजेंद्र सिंह देश से निकल गया तो सब खत्म हो जाएगा। लक्ष्य बदलो, दिल्ली एयरपोर्ट, प्राइवेट टर्मिनल। हमें उसे किसी भी कीमत पर रोकना होगा। वे फिर से गाड़ी में बैठे। यह उनका आखिरी मिशन हो सकता था। एयरपोर्ट जाने वाले रास्ते पर कड़ी चेकिंग थी, लेकिन रागिनी ने एक भूमिगत रास्ते का इस्तेमाल किया और एयरपोर्ट के बाहरी इलाके में पहुंच गईं। प्राइवेट टर्मिनल के रनवे पर गजेंद्र सिंह अपने गार्ड्स के साथ अपने प्राइवेट प्लेन की ओर बढ़ रहा था। वह फोन पर हंसते हुए बात कर रहा था। हाँ, मैं कुछ समय के लिए स्विट्जरलैंड जा रहा हूं। तुम पीछे सब संभाल लेना। रागिनी, उसे देखते ही गोली मार देना और लाश को गायब कर देना। जैसे ही उसने प्लेन की सीढ़ी पर पैर रखा, फुस्स की आवाज के साथ एक स्मोक ग्रेनेड उसके पैरों के पास फटा। क्या क्या है ये? धुएं में कुछ नहीं दिख रहा था। गार्ड्स घबरा गए। धुएं के बीच से काली परछाइयां निकली। हमला। रागिनी की आवाज के साथ उनकी टीम ने गार्ड्स पर धावा बोल दिया। उन्होंने गोलियों का इस्तेमाल नहीं किया। रागिनी सीधे गजेंद्र सिंह की ओर दौड़ी। उसके चीफ सिक्योरिटी गार्ड ने रास्ता रोका। वह एक पूर्व कमांडो था। यहीं तक, चूहिया, हट जा, मैं कचरा साफ कर रही हूं। रागिनी ने उसके चाकू वाले हमले से बचते हुए उसकी गर्दन पर वार किया। वह विशाल गार्ड एक ही वार में ढेर हो गया। अब सिर्फ गजेंद्र सिंह बचा था। वह डर के मारे सीढ़ियों से गिर पड़ा। दूर दूर रहो, मैं एक सांसद हूं, मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकते। रागिनी ने उसका गिरेबान पकड़कर उठाया और उसका चश्मा तोड़ दिया। एक गद्दार के लिए कोई कानून नहीं होता। तुम्हारी जगह स्विट्जरलैंड नहीं, जेल है। तुम खत्म हो चुकी हो। तुम्हारे खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट है। तभी रनवे पर दर्जनों पुलिस और मिलिट्री की गाड़ियां आ गईं। सर्चलाइट की रोशनी रागिनी और गजेंद्र सिंह पर पड़ी। हथियार डाल दो, तुम घिर चुकी हो। एक लाउडस्पीकर से आवाज आई। गजेंद्र सिंह का चेहरा खिल उठा। हाँ, देखा, अब तुम मरोगी। ये मेरे लोग हैं। रागिनी ने मिलिट्री की ओर देखा। सैकड़ों बंदूकें उन पर तनी हुई थीं। यह एक जानलेवा स्थिति थी, लेकिन रागिनी ने गजेंद्र सिंह को नहीं छोड़ा। उन्होंने उसे ढाल बनाकर चिल्लाया, मैं एक्स्ट कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल रागिनी राठौर हूं। मेरे हाथ में देश का गद्दार गजेंद्र सिंह है। मैं एक अपराधी को गिरफ्तार कर रही हूं। तुम लोग किसके लिए बंदूक उठाए हो? एक भ्रष्ट नेता के लिए या अपने देश और जनता के लिए? उनकी आवाज हवा से भी तेज सैनिकों के दिलों में उतर गई। सैनिक हिचकिचाने लगे। वे सच जानते थे। गोली मारो, इसे गोली मार दो, गजेंद्र सिंह चिल्लाया। तभी सैनिकों के बीच से एक सीनियर जनरल बाहर आए। वह आर्मी चीफ थे। उन्होंने दुखी चेहरे से रागिनी को देखा। चीफ, जल्दी आदेश दीजिए, इस बागी को मार डालिए। गजेंद्र सिंह गिड़गिड़ाया। आर्मी चीफ ने धीरे से अपना हाथ उठाया। फायरिंग रोको। फिर उन्होंने गजेंद्र सिंह की ओर ठंडक से देखा। सांसद गजेंद्र सिंह, आपको देशद्रोह, भ्रष्टाचार और हत्या की साजिश के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है। क्या तुम पागल हो गए हो? ले जाओ इसे। आर्मी चीफ के आदेश पर सैनिकों ने गजेंद्र सिंह को हथकड़ी लगा दी। आर्मी चीफ रागिनी के पास आए। उन्होंने रागिनी के घायल चेहरे और फटे कपड़ों को देखा और एक सैल्यूट किया। तुम सही थी रागिनी, मुझे आने में देर हो गई, माफ करना। रागिनी के पैरों से अब जान निकल रही थी। आदित्य ने उन्हें सहारा दिया। नहीं सर, एक सैनिक सिर्फ अपना कर्तव्य पूरा करता है। दूर सुबह का सूरज निकल रहा था।
अंधेरे का एक लंबा युग खत्म हो रहा था। मौसम बदल गया। झेलम नदी के किनारे अब सर्द हवाएं चल रही थीं। गजेंद्र सिंह गेट कांड ने पूरे देश को हिला दिया था। गजेंद्र सिंह को आजीवन कारावास हुआ और उसके साथ दर्जनों जनरल, नेता और उद्योगपति जेल गए। विक्रम राणा जेल की कोठरी में अकेला अपने लालच पर रो रहा था। 1 महीने बाद रागिनी अस्पताल से लौटी। उनके खिलाफ भी जांच हुई, लेकिन जनता के दबाव के कारण उन्हें सिर्फ 3 महीने के लिए निलंबित किया गया, जो एक तरह से माफी ही थी। निलंबन खत्म होने के बाद वह एक्स्ट वज्र डिवीजन के परेड ग्राउंड पर खड़ी थीं। वह नए डिवीजन कमांडर को चार्ज सौंपने आई थीं। परेड ग्राउंड पर खड़े जवानों की आंखों में एक नई चमक थी। उनकी वर्दी साफ थी और चेहरों पर गर्व था। वज्र डिवीजन, सावधान। रागिनी की आवाज गूंजी। पिछली सर्दियां बहुत कठिन थीं, लेकिन ठंड मौसम के कारण नहीं थी। ठंड इसलिए थी क्योंकि हमारा जमीर जम गया था, हमारा न्याय ठंडा पड़ गया था। लेकिन तुम लोगों ने साबित कर दिया कि भारतीय सेना कभी अन्याय के आगे नहीं झुकती। मुझे तुम पर गर्व है। जवानों के दिल गर्म हो गए। समारोह के बाद एक जवान उनके पास आया। यह वही जवान था जिसे रागिनी ने नदी से बचाया था। मैडम, उसने अपनी जेब से एक गर्म चाय का कप निकाला। यह आपके लिए है। उस दिन मुझे बचाने के लिए धन्यवाद। रागिनी ने गर्म कप अपने हाथों में ले लिया। यह किसी भी मेडल से ज्यादा कीमती था। उनका ठंडा चेहरा पिघल गया। शुक्रिया, यह बहुत गर्म है। अपनी ड्यूटी अच्छे से करना। जय हिंद। गाड़ी में बैठकर रागिनी ने दूर होती अपनी यूनिट को देखा। आदित्य ने पूछा, मैडम अब कहां चलना है? कोर हेडक्वार्टर। रागिनी ने कुछ सोचा। उनके कंधे पर लगे 3 सितारे। यह ताकत नहीं, बल्कि उन जवानों के भरोसे को बनाए रखने की जिम्मेदारी थी। नहीं, नियंत्रण रेखा की ओर चलो। लोकसे के एक व्यू पॉइंट पर, जहां से दुश्मन का इलाका दिखता था, रागिनी ठंडी हवा में खड़ी थी। उन्होंने आतंकवादियों, दुश्मनों और देश के गद्दारों से जंग लड़ी थी, और यह जंग कभी खत्म नहीं होगी। लेकिन अब उन्हें डर नहीं था। आदित्य जी। मैडम, एक सैनिक का क्या मतलब होता है? आदित्य ने कुछ सोचा और कहा, देश की ढाल मैडम। रागिनी मुस्कुराई। सही कहा। और उस ढाल को हमेशा साफ रखना पड़ता है, ताकि दुश्मन साफ साफ दिखे। मैं अपनी ढाल को हमेशा साफ रखूंगी। उन्होंने आसमान की ओर देखा। बादलों के बीच से एक किरण आकर उनके सितारों पर पड़ी। चलो, अभी बहुत काम बाकी है। रागिनी मुड़ी। उनके कदम दृढ़ और भारी थे। सर्द हवा में भी एक नए वसंत की आहट थी। जब तक न्याय जिंदा है, उनका आगे बढ़ना कभी नहीं रुकेगा।